Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स एक से एक अच्छी अच्छे केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे उनके बहुत बढ़िया बढ़िया सेशंस हो रहे हैं। तो इसी सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है और बहुत बढ़िया सेशन आज का ये रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। श्वेता मैम जी। तो हमारे आईएचएफ फैमिली मेंबर्स का अच्छा पार्टिसिपेशन भी रहा है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग वो सीख पा रहे होंगे जो सीखने के लिए आप अपना कीमती समय हमारी आईएचएफ फैमिली को देते हैं। श्वेता मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट। हाँ सर। जी जी जी, कोई बात नहीं जी। जब तक मैम स्टार्ट करते हैं, किसी का कोई सुजेशन है या कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, मोहंती सर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड कोई मेमोरी है, तो प्लीज़ आप सभी का वेलकम है। आप ऐड कर सकते हैं। हेलो जी, बोलिए। हाँ सर, जी स्टार्ट मैम। करूँ क्या? जी जी, स्टार्ट करें। ओके। फर्स्टली ग्रेटिट्यूड और मुझे मौका देने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर मोहंती सर का जो हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका मुझे हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू परवीन सर। तो पहले मैं अपना केस बता देती हूँ। तो ये जो केस था, ये एक लेडी है 34 ईयर्स की और इसको प्रॉब्लम थी माइग्रेन की। और माइग्रेन इसको सिंस लॉन्ग था। मैंने उससे पूछा कब से हो रहा है, तो उसने बोला याद ही नहीं है, मतलब जब से पीरियड्स आए थे तब से मुझे माइग्रेन भी है। इसके आईपीआर में 2 बेटियां थी इसकी, ट्विंस थी दोनों, मतलब वो 7 साल की थी। हस्बैंड है और पेशेंट है। तो इसका लुक बताती हूँ। जैसे ये पेशेंट मेरे पास आई थी तो उसने अच्छे से टॉप पहना था पर्पल कलर का, जीन्स पहनी थी और ऊपर एक छोटा सा दुपट्टा डाल रखा था और अच्छी खासी वेट थी उसका, करीबन उसका 108 कुछ है। हर बार मुझे बोलती है मैम मुझे वेट भी कम करना है, योगा क्लास भी कर रखा है उसने ज्वाइन। तो ऐसा उसका लुक था, हेल्दी अच्छे से, और परफ्यूम वगैरह लगा के आई थी, लिपस्टिक परफ्यूम सब कुछ लगा के आई थी। और चेहरे पे एक मस्त अच्छी सी ब्रॉड स्माइल थी। ब्रॉड स्माइल कह सकते हैं, एक स्माइल नॉर्मल वाली नहीं बट अच्छी खासी ब्रॉड बत्ती सी वाली स्माइल थी उसके चेहरे पे। तो फिर मैंने पूछा पेशेंट से कि बताइए आपको क्या होता है। तो जैसे क्या था ना, ये लोग पहले पंजाब में रहते थे और करीबन 1 साल से जब ये मेरे पास आई थी तब वो लोग 1 आध साल से यहाँ पे रह रहे थे। तो उसने बोला कि मैंने यहाँ पे आने के बाद भी एक दवाई ली थी किसी डॉक्टर से, होम्योपैथी, लेकिन लेती थी तब तक ठीक था लेकिन वापस हो जाता है। तो मैंने कहा फिर पहले क्या करती थी, तो बोले मुझे ना नेक्सडॉन खाती थी वो, तो मुझे नेक्सडॉन लेनी ही पड़ती है, मतलब मैं थोड़ा वेट करती हूँ कि ना लूँ, लेकिन नेक्सडॉन लिए बिना मुझे आराम ही नहीं होता और कभी कभी बहुत ज्यादा होता है तो इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसने बोला था।
उसके अलावा सी सेड कि जॉइंट्स में भी पेन रहता है, लाइक स्मॉल जॉइंट्स में भी रहता है, स्पेशली उसको गर्दन में और शोल्डर में बहुत पेन रहता था। तो उसके लिए भी मैं मतलब बोले बहुत पेन रहता है तो काम नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी अच्छे से काम करना हो तो तकलीफ होती है। और साथ में मुझे जब भी पेन हो रहा होता है तो मैं लेटती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे कुछ बोले ना उस टाइम पे। और मेरा जो काम करने का तरीका ये ऐसा रहता है कि फिक्स टाइम है। जैसे मेरे बच्चे भी है, वो बीच बीच में परेशान करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पे। बच्चों पे वैसे भी उसकी दोनों बेटियां बहुत नोटी है, तो गुस्सा आता है और फिर मैं बहुत चिल्लाती हूँ उनको। कभी कभी तो ये होता है कि मैं मार भी देती हूँ। और फिर उसने मैंने बोला फिर कि हस्बैंड का कैसा है, तो उसने बोला हस्बैंड के पास तो टाइम ही नहीं है, मतलब वो तो सुबह से चले जाते हैं और रात को आते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं हमारे लिए। फिर उसने मुझे आगे बताया कि मुझे पीसीओडी भी है, तो पीरियड्स मेरे बहुत अच्छे से नहीं होते, आता भी है तो एक ही दिन आता है, रेगुलर आया तो ठीक है नहीं तो नहीं आया, तो ये सब चलता रहता है। और बीच में मुझे टाइफाइड हुआ था और डेंगू भी हुआ था यहाँ आने के बाद, लाइक अहमदाबाद शिफ्ट होने के बाद उसको टाइफाइड डेंगू दोनों हुआ था। तो बोले उसकी वजह से मुझे बहुत वीकनेस रहती है और नी से भी आवाज़ आने लगी है, जैसे कट कट आवाज़ जिसे बोलते हैं, तो वो मुझे अभी से आने लगी है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे लगा कि सिंस लॉन्ग इसको माइग्रेन है तो मैं हिस्ट्री शुरू से शुरू करती हूँ। मैंने उसे पूछा कि आपको शुरू कब हुआ था, तो उसने बोला मुझे शादी से पहले से ही है। तो मैंने उससे बताया पूछा कि आप कुछ शादी से पहले का कैसे फैमिली था वो सब बताओ। तो उसने बोला कि शादी के बाद भी मतलब पहले भी था और अभी भी चल रहा है। और हाँ, उसने एक बार ये बोला था कि हस्बैंड के साथ जो उसने बताया तो उसने बोला था कि हमारा दोनों का मतलब कोई वो ही नहीं है, उनको टाइम ही नहीं है, तो हमारा दोनों का झगड़ा होते रहता है। तो एक बार डाइवोर्स तक भी बात चली गई थी। और ये बात बताते टाइम थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा ग्रीफ था उसके चेहरे पर स्माइल थी साथ में। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ था कि डाइवोर्स तक बात चली गई थी। तो उसने बोला कि जब उसकी शादी हुई थी तब हस्बैंड कहीं बाहर जॉब करते थे। तो क्या होता था ना कि वो सिर्फ साल में 20 दिन घर पे आते थे, और उसमें भी लाइक वो पंजाबी लेडी है तो पंजाबी में थोड़ा सा कल्चर रहता है कि ड्रिंक वगैरह। तो बोले मेरे मायके वालों ने ही उनको आदत लगाई और वो इतना ड्रिंक करते थे और मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता था, बिल्कुल भी ये चीज़ मुझे नहीं पसंद थी। तो मैं उन पे गुस्सा करती थी कि आप छोड़ दो, लेकिन हमारा झगड़ा होते रहता था। और जब झगड़ा होता था ना तो बोले मुझे खुद पे भी इतना गुस्सा आता है ना, मैं खुद को भी मारती हूँ, मतलब खुद को भी जोर से स्लैप करती हूँ गुस्से में। और ऐसा लगता है फिर कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं है। मतलब उसने छोड़ दिया है, अब हस्बैंड को भी नहीं बोलती है। लाइक अब तो इतना हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम था। तो ये सारी चीजें पेशेंट ने बताई, मतलब उसके माइंड में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भरी हुई थी। फिर उसने आगे मुझे ये भी बताया कि उसको है ना ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी, क्योंकि जब भी दोनों बच्चे हुई थी ना लड़कियां तो उसको मिल्क नहीं आया था, बिल्कुल भी एक दिन भी उसको मिल्क नहीं आया था। तो उसकी वजह से उसको गांठ हो गई थी, फिर उसने ऑपरेशन करके वो गांठ को रिमूव करवाया था। और उसने फिर वही वापस बोला कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी बात नहीं मानते। उसका हमेशा ये रहता था कि बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं। ठीक है, और ये सब चीजें वो ऐसे बता रही थी, लाइक हंस हंस के बता रही है। और इतनी सारी चीजें की डाइवोर्स तक बात चली गई थी, ये होता है वो होता है। तो मैंने उसे पूछा कि आप सेंसिटिव हो या, तो उसने बोला था कि हाँ, लेकिन अब क्या होता है ना, अब मुझे रोना ही नहीं आता, आंसू मेरे सूख गए हैं बिल्कुल। फिर जब मैंने उसके मैरिज के पहले की हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि हाँ, शादी से पहले कैसा था ना, ये लोग 3 भाई बहन थे, मतलब ये और इसके 2 भाई। तो दोनों भाई जो थे उनको सारी फ्रीडम दी जाती थी, लाइक मतलब कहीं जाना है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन इसको बहुत रिस्ट्रिक्शन था, कहीं भी जाना है तो भाइयों के साथ ही जाएगी नहीं तो नहीं जाएगी। इसने एमबीए करा हुआ था लेकिन पेरेंट्स ने मना किया कि तो जॉब नहीं करेगी बाहर जाके, तो ये जॉब भी नहीं कर रही थी। तो इसने ये सब चीजें उसके साथ थी, लेकिन फिर भी इसने क्या किया कि जैसे ये हस्बैंड से मिली और उसको अच्छा लगा तो फिर उसने बहुत कोशिश की कि मान जाए, लेकिन पेरेंट्स नहीं माने तो इसने भाग के शादी की थी। और भाग के शादी की थी तो क्या था ना, एक्चुअली उसके जो पापा थे वो थोड़े मतलब स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने बोला था कि अब तू ये घर में नहीं आएगी। और लिटरली उसके पापा की डेथ होने के बाद, मतलब उसकी शादी को करीबन 8 साल हो गए, उसके बाद क्या हुआ ना, उसके पापा की डेथ हो गई। और डेथ के टाइम फिर वो उसका आना जाना शुरू हुआ। तो उसमें भी ये था कि भाई और मम्मी थोड़ा नाराज तो थे, तो उन्होंने बोला कि तू आ सकती है लेकिन हम जमाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
लेकिन डेफिनेटली ना, अगर ससुर की डेथ होगी तो जमाई तो जाएंगे, तो वो भी गए थे। तो बाई चांस क्या हुआ ना कि वो गए और वो बीमार हुए, तो सास इसको बोलने लगी कि पता नहीं तुम्हारे घर में क्या चलता है क्या नहीं, मेरा बेटा बीमार हो गया। तो ये बोलती है तो मैंने थोड़ी बोला था उनको आने को, वो खुद आए थे। तो इस तरह से उसका टोन था कि मैं क्या करूं, वो आए थे बीमार हुए। तो इस तरह से उसका टोन था, मतलब वो सास से और सबसे, मतलब उसकी जो बहुत बार आई थी, तो उसका यही रहता था कि सास ऐसे करती है, हस्बैंड ऐसे करते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, ये सारी चीजें उसके साथ चल रही थी। फिर बस ये सब चीजें उसके साथ थी। और जैसे सास ने बोला कि भाई तू भी मत जा, तो उसने बोला कि नहीं मैं तो जाऊंगी, जब तक मेरी माँ जिंदा है मैं उस घर में जाऊंगी, जब तक वो बुला रही है माँ तो मैं जाऊंगी, उसके बाद मुझे नहीं पता भाई के बाद तो, लेकिन माँ है तब तक मैं जाऊंगी। तो ये एक जिस्ट था मैंने डाला, बाकी बहुत सारी चीजें थी केस में। एक ऑडियो भी मैंने शेयर किया है जो सास के बारे में वो बता रही थी। तो ये केस था। अब आप लोग बताइए आपको क्या लगा। हेलो। जी बताइए। ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स है, बहुत अच्छे से सबने एनालिसिस डाला है, तो प्लीज थोड़ा एक दो जन शेयर करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। जी बताइए प्लीज। डॉक्टर रुचि मैम, आप ऐड करेंगे आपका एनालिसिस? माने सर। किसी को बोलना नहीं है। सर मैं थोड़ा ट्रैफिक में हूँ। ओके सर, ओके। जी जी, हाँ टेक केयर सर, सर। मुझे हाँ नेट रिमूवर लग रहा है मैडम। हाँ, मैंने एनालिसिस नेट रिमूवर का लग रहा है और दीदी मुझे सीपीए भी लग रहा है। आज ये आपका जो केस सुना तो मुझे सीपीए का फील है। लास्ट में क्या बोला सर, सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप अच्छे से सेफली पहुंच जाइए जी, फिर बताना, कोई बात नहीं। सीपीए का फील है मैडम, सीपीए का फील। ओके ओके, कैसे नेट्रोम्योर और कैसे सेपिया? वो तो मैं कोई बात नहीं, आप कंफर्टेबल हो जाइए फिर। ठीक है ठीक है। जी और बताइए। थैंक यू माने सर। क्या बात है भाई, आज इतने चुप चुप क्यों हैं सभी? इतना सन्नाटा क्यों मेघा, है भाई? मेघा मैम, आप ऐड कीजिए। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड जी आफ्टरनून मैम। इसको एक तो पहले से ही बचपन से ही अब्यूज रहा है इसके साथ, मतलब जो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। इसको कहीं भी जाना आना है तो इसको मनाही थी, रोक टोक था। तो इसको मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज सेक्सुअली लिया मैम, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन भी लिया। जैसे उसने बोला ना कि मुझे अब चीजें, इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो पहले फर्क पड़ता था लेकिन अब नहीं, तो मैंने इसको इनडिफरेंस लिया। अकेले रहना पसंद करती है, कंपनी एवर्जन टू, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ। और उससे बोला ना, जो मैंने टाइम सेट किया हुआ है वो टाइम पे उसको काम होना ही चाहिए। तो एंजाइटी टाइम सेट इज सेट इफ एंगर वायलेंट। अगर मैंने ये सारे रूपिक लिए तो भी मैम मेरा लैटरल म्यूट आ रहा है और उसको डीडी लाइको। थैंक यू। एंजाइटी एज इफ टाइम इज सेट है ना।
थैंक यू मेघा मैम। ओके ओके। एक चीज ऐड करना चाहूंगी मैम, जैसे आपने बोला ना कि ये लेडी को सब चीज टाइम से चाहिए, उसको आपने लिया एंजाइटी एज इफ टाइम, ये है ना उल्टा हो गया थोड़ा। एंजाइटी टाइम इज सेट इफ, तो उसको क्या होगा, अगर टाइम सेट है तो एंजाइटी होगी, और ये लेडी तो खुद ही टाइम सेट करके रख रही है। आई होप मैं क्या बोल रही हूँ आप समझे मेगा मैम, हाँ हाँ, यस मैम, यस। है ना। तो एंजाइटी टाइम सेट इफ, ये तो रूब्रिक मैम थोड़ा सा, इसको अगर वो टाइम पे काम नहीं होता है तो इससे गुस्सा आता है ना, इरिटेशन होती है ना। हाँ मतलब इसको गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है अगर नहीं हुआ तो। लेकिन आपने जो रूब्रिक मतलब आप जो बोल रहे हो एंजाइटी टाइम इज सेट इफ अ, तो ये रूब्रिक का मीनिंग होगा कि अगर टाइम सेट है कि इतने टाइम में करना है तो उसको एंजाइटी होगी। फर्स्ट वर्ड इज एंजाइटी, है ना। तो ये लेडी को एंजाइटी नहीं होती थी, ये इसको तो चाहत थी कि मैं टाइम से काम करूं। आप समझे, दोनों में बहुत सटल डिफरेंस है। हाँ हाँ हाँ, क्लियर हुआ मैम। हाँ, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा मैम। थैंक यू, थैंक सो मच। और कोई? तो यहाँ पे मैम ये आएगा एंगर व्हेन थिंग्स आर नॉट गुड आफ्टर हिज विशेस। ये रूब्रिक भी थोड़ा अलग है मैम। लाइक एंगर इफ थिंग्स आर, क्या बोला आपने, एंगर क्या था, एंगर व्हेन थिंग्स आर नॉट गो आफ्टर हिज विशेस, ऐसा कुछ है ना एक रुपये। अच्छा, आफ्टर इज विल वाला ना। यस मैम, यही है विल हम्म, वाला रूब्रिक। हाँ विल वाला जो अभी हमने लाइक ह्यूमेना में डिस्कस किया था, है ना। उसमें क्या होता है, उसकी इच्छा के हिसाब से नहीं हुआ चीजें, उसकी विल मतलब उसकी इच्छा, उसके हिसाब से नहीं होगा तो इसको गुस्सा आता है। और इसमें सिर्फ 3 मेडिसिन है, तो ये चीज भी थोड़ी सी अलग है। और लेक्यूमिनम तो सर ने बहुत अच्छे से हमें समझाया था। वेनिला भी हमको पता ही है कि बहुत वो उसमें रहती है, तो ये रूब्रिक भी थोड़ा अलग है। हम जब रूब्रिक्स पढ़ेंगे ना तो मैं ये रूब्रिक बताऊंगी थोड़ा सा, और डीडी करेंगे कि इसमें मैंने क्या लिया था। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो मैम। और हेलो सर। हाँ, मुझे ये कॉलम 5 वाली रेमेडी लगती है, सर लेकिन आप सर आपके जितना तो नहीं आता, और कॉलम तो बिल्कुल भी नहीं आता। आप मेडिसिन क्या सोच रहे हैं सर, बस वही बताइए। मेडिसिन तक तो मैंने पूछा, लेकिन इसको जो करना था बचपन से हम्म, वो उसको करने को नहीं मिला है। ओके। ये थीम इस केस में जैसे शादी करनी थी या सर्विस करनी थी या जो भी उसको चाहिए था फ्रीडम, ये हाँ, उसको करने को नहीं मिला। सो यस ऐसे सर। बातों में क्या होता है कि हार्ट जो है एक स्टिफ हो जाता है, या जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा, जैसे उसने बोला कि मेरे आंसू सूख गए अभी, तो ये हाँ, हार्ड हार्टेड होने लगी धीरे धीरे कि कोई चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। यस रूब्रिकल सर, यस। कन्वर्जन तो मुझे नहीं आता ज्यादा, लेकिन हम्म, कोई भी रहो, एनिमल रहो, मिनरल रहो या प्लांट रहने दो, ये थोड़ा कॉलम 5 में बैठेगी ऐसे मुझे लग रहा है। ओके सर। एक मिनट, मैं हार्ड हार्टेड में देखती हूँ। हाँ, हार्ड हार्टेड में मेडिसिन है सर, तो ये आपने सही लिया है। लेकिन आप किंगडम कौन सा सोच रहे हैं सर? वो तो आप मुझे पता है पक्का सही लोगे। किंगडम के बारे में मुझे हिंट नहीं मिल रही है, इसलिए मैं अच्छा, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेकिन ओके फिर भी ओके। ये जो, चाहे आप कोई भी सिस्टम से प्रैक्टिस करो, लेकिन केस अगर अच्छा है तो डेफिनेटली वी कैन कम टू सम कॉमन प्लेटफॉर्म। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब आपसे तो सीख रहे हैं हम, क्योंकि कॉलम वगैरह तो बहुत पीछे हैं हम लोग, फर्स्ट कॉलम में हैं उस मामले में। थैंक यू सर, रूब्रिक सही है। और कोई प्लीज ऐड कीजिए। जी, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो जो भी आपके माइंड में जो भी एनालिसिस है, जो भी बात है, वो आप बोल दीजिए।
तभी आप वहां से आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए प्लीज आप लोग हमें ज्यादा आप लोगों को पुश नहीं करना पड़े, मतलब आप खुद से ही शेयर कीजिए सभी अपना अपना एनालिसिस, और वो जो रेमेडीज का डीडी भी हो जाता है उससे, फिर आपको उसी से हेल्प मिलता है जब आपको कंफ्यूजन होगा। यस सर, मतलब सही हुआ ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अगर गलत होगा तो हमें सीखने मिलता है, मतलब जितना हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पे इतना हमें फायदा ही है। हेलो मैम। हेलो सर। इस लेडी को बचपन से ही इसके ऊपर थोड़ा इनजस्टिस हुआ है। इसको नहीं छोड़ रहे थे, इसके भाइयों को सब छूट मिल रही थी लेकिन इसको नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पर एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज सेक्सुअली ये रूब्रिक लिया है। उसके बाद उसने अपनी मर्जी से शादी कर दी, मतलब घर वालों के खिलाफ जाकर। लेकिन बाद में वहाँ जाके उसको बाद में पता चला कि ये हस्बैंड के साथ उसकी नहीं जम रही है। हस्बैंड उसने जैसे सोचा था, बाद में वो सब अलग ही हो रहा था। तो वहां पर भी उसका एब्यूज हो रहा है लेकिन वो सब सह रही है। तो बच्चों को ऊपर उसकी चिड़चिड़ हो रही है। उसका एक काम करने का एक पैटर्न है अपना, और वो प्रॉपर उसमें उसको वैसा ही चाहिए। उसमें कुछ इंटरफेरेंस रहेगा या फिर उसमें अगर कुछ डिस्टरबेंस आता है तो उसकी वो चिड़चिड़ हो रही है। हस्बैंड भी उसको सपोर्ट हस्बैंड का नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर भी वो चिड़चिड़ कर रही उसकी हो रही है। ये सब सहते सहते अभी उसकी ऐसी हालत हो गई कि अब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वो पूरा इंडिफरेंस स्टेट में चली गई है। मतलब अभी उससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई आए या कोई जाए उसके आंखों में अभी आंसू भी नहीं, इतना वो स्टेट में जा रही है। तो मुझे इसके ऊपर से नेट्रम मोर या एस्टेरियासिस, ये दो रेमेडी मैं सोच रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, सही एनालिसिस किया है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ मैम, मेरा एनालिसिस ऐसा है कि लॉन्ग टाइम से डोमिनेशन में है, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लॉन्ग टाइम फॉर, और इसको डिस्टरबेंस एवर्स है। यस मैम। और इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन टूवर्ड्स, उसको कभी डिस्टर्ब किया तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो सेपिया आ रही है मैम मेरी। ओके ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो मैम सर। ये एनालिसिस में मेरी तरफ से ये है मैम कि आपने उसकी पर्सनल अपीयरेंस को भी नोट किया है। तो एलिगेंस, वांट ऑफ एलिगेंस मुझे लगा, और क्लैरिटी दिखी, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, जो करना है सो करना है। और ये दो चीज मुझे लगी मैम, और आगे मैं नहीं बोल पाऊंगा। ओके ओके, बहुत कुछ है सर, आपने दो चीज नोट की, दैट इज गुड। आपने बोला एलिगेंस वांट ऑफ, है ना? वांट ऑफ बोला ना आपने? यस मैम, ये बोल। ओके, आपको वांट ऑफ क्यों लगा सर? तो कि वो जो बहुत ही जैसा आपने उन्हें बताया, उनके हंसने की जो स्टाइल बताई या उनका जो अपीयरेंस बताया, तो जो लेडीज कॉमनली ऐसे अपीयर नहीं होती, थोड़ा कवर्ड होती, अच्छे से होती हैं, तो ये मुझे फील आया थोड़ा। ओके ओके सर, ठीक है थैंक यू सर। और कोई? और कोई बोलना चाहेगा? संजीवनी मैम का एनालिसिस बहुत बढ़िया था। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम।
हाँ, ये जो लेडी है वो क्लिनिक में आई है तो उसका ड्रेसिंग सेंस और वो परफ्यूम लगा के आई है। इससे तो पुअर बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए मैंने वो सेपिया को रूल आउट किया था। और एक मिनट, और वो ये क्या होती है, बोलती है कि अपने मायके में डोमिनेशन भी रही है वो, और उसको उसके जो भैया है उसको परमिशन देते, लेकिन इसको मायके में परमिशन नहीं देते थे। वो सब कर सकता था लेकिन ये सब नहीं कर सकती थी। तो मैंने इसमें एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज्ड आफ्टर बीइंग लिया, और इसने अपने पापा को मनाने की कोशिश की लेकिन घर वाले नहीं माने थे। तो ये डिफाइंड बन गया, और उसने खुद ने डिसीजन ले लिया कि मैं अभी उसी से शादी करूंगी। लेकिन शादी के बाद वो ऐसा पति मिला कि वो ड्रिंक्स करता था, तो उसे गुस्सा आता था उसके लिए। तो मैंने उसके लिए एंगर हस्बैंड वॉश लिया, लेकिन इतना भी उसने वो बता नहीं प्रोमिनेंटली कि वो गुस्सा है या नहीं। तो ये गलत हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। गुस्से में वो उसको बोलती थी, झगड़े भी होते थे, और खुद को भी वो स्लैप करती थी। तो स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ एंगर विथ ये मैंने लिया। बच्चों को वो ये फेस्टिडियस लेडी है, इसको सब टाइम पे होना चाहिए। अगर उस टाइम बच्चों ने परेशान किया तो उसको गुस्सा आता था, और वो उसको उनको मार भी देती थी। तो इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन टूवर्ड्स हिज ओन। और टाइफाइड की डेंगू के बाद तो वीक हो गई है, कुछ करने का मन नहीं होता, बिजनेस एवर्शन टू, और डिस्टर्ब, और उसको काम करने के टाइम डिस्टर्ब किया तो उसको वो अच्छा नहीं लगता। तो डिस्टर्ब आई वाज टू बीइंग मैंने लिया। और ये एमबीए की तो इसके पापा ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया और हस्बैंड ने किया, और ये इजीली मान गई। तो मुझे एल्डिंग डिस्पोजिशन में लगी। जब तक फादर जिंदा थे तो वो तो उस टाइम तो मायके में नहीं गई थी, पर जब उनका डोमिनेशन ना रहा और वो गुजर गए, उसके बाद उसने वो करेज दिखाया कि उधर जाए। और उस टाइम मुझे लगता है वो डिफरेंट बन गई। और लेडी को क्लिनिक, और जब वो क्लिनिक में आती है तो उसका ड्रेसिंग सेंस और वो क्लीवेज दिख रहा था, तो मुझे लगा एक बिग बिग ब्लॉसम वाली लेडी होगी। तो और उसका वेट भी 108 kg है, तो ऐसे बड़ी है वो। तो मुझे लगता है उसके लुक से ऐसे लगता है कि वो डल कैमरा है। कॉरलसम भी थोड़ी सी घर में है, तो डल कैमरा हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। सेपिया इग्नेशिया डल कैमरा, ऐसा। थैंक यू। थैंक यू मैम सो मच। आपने बहुत सारे पॉइंट अच्छे से सारे पकड़े हैं। आपका एनालिसिस में वही सबसे बेस्ट होता है। सो अब डिस्क्लोज करें क्या परवीन सर? थोड़ा सा फिर पढ़ेंगे भी आगे यस इसलिए। मैम, जी मैम। ओके, तो मैं डिस्क्लोज करती हूँ। तो जैसे जैसे मैंने केस लिखा है ना, मैंने थोड़ा रूब्रिक्स उस एनालिसिस के रूब्रिक उस टाइप से ही लिए हैं। तो मैं एक रूब्रिक बताती जाती हूँ, बहुत सारे ऐड भी होंगे, आप लोग भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट रूब्रिक जो मैंने लिया था वो आई, और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल कंटिन्यूअस थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया था स्माइलिंग। सिंपल रूब्रिक है, बट मुझे ये मॉर्बिड लगा था कि इतनी बत्ती सी वाली स्माइल क्यों दिखा रही है ये, तो इसलिए मैंने लिया था स्माइलिंग। फिर इसने जैसे बोला था कि मुझे पेन होता है, ये होता है, वो होता है, और मैं जब लेटती हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ये रूब्रिक तो ऑलमोस्ट अपने पकड़ा है, डिस्टर्ब एवर्स टू बी। इसको अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसको डिस्टर्ब करो। फिर जैसे इसने बोला कि मुझे ये पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी उसने हिस्ट्री बता दी मुझे। पहले जैसे पीसीओडी भी है, और मुझे ब्रेस्ट में गांठ भी हुई थी, और हस्बैंड सुनते नहीं है, हस्बैंड मुझे निगलेक्ट करते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते। तो ये सारा जो इसकी बातें थी ना, वो कहीं ना कहीं उसकी वो बता रही थी कि ये सब चीज़ों में कमी है इसके, ठीक है। तो एक सिंपल रूब्रिक डिल्यूजन पुअर हीज मैंने लिया था, बहुत रेट्रो में, बहुत सटल लेवल पे है, लेकिन पुअर ये पूरे थ्रू एंड थ्रू केस में थी। फिर जैसे इसने अपने गुस्से के बारे में बताया था, एंगर वायलेंट एंगर, इसने क्या बोला था ना, खुद पे भी गुस्सा करती है और हस्बैंड पे भी करती है। तो खुद को भी मारती है और हस्बैंड पे भी चिल्लाना, ये सब चलता रहता है इसका। तो एंगर वायलेंट एंगर हिमसेल्फ एंड अदर्स, खुद से भी थी और दूसरों से भी, आईपीआर से भी ये गुस्सा थी। हस्बैंड को ले लो या बच्चों को ले लो, सबसे इसको गुस्सा था। एंगर विद वायलेंट गेस्चर्स, जैसे ये गुस्सा करती थी ना, बोले मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मैं चीजें फेंक देती हूँ, मैंने ये फेंक दिया, वो तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। तो एंगर विद वायलेंट गेस्चर्स, बहुत वायलेंट गेस्चर्स हो जाते हैं, ठीक है।
फिर जैसे इसने बोला कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले जाके सो जाती हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कंपनी एवर्जन टू, सॉलिट्यूड, डिजायर फॉर, अकेले रहना है। फिर अब जैसे इसका गुस्सा है, क्योंकि जैसे इसके साथ क्या हुआ ना, मायके में डोमिनेशन नहीं था, इसने ये नहीं बोला कि मुझसे ये करवाते थे। डोमिनेशन में क्या होता है ना, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कुछ काम करवाया जाता है या आपको सामने वाले को सुनना पड़ता है। इसका क्या था कि मायके में भाइयों को जाने देते थे लेकिन मुझे कहीं जाने आने नहीं देते थे, मुझे जॉब नहीं करने दी, तो भाइयों को फ्रीडम थी और मुझे नहीं थी। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज सेक्सुअली, क्योंकि मेल और फीमेल में डिफरेंस, क्योंकि जैसे इसने बताया कि प्यूबर्टी से इसको है, तो मुझे लगा कि आफ्टर प्यूबर्टी थोड़ा सा हम केयरफुल हो जाते हैं कि लड़कियों को इधर उधर थोड़ा ध्यान से हम भेजते हैं कि अकेली ना जाए, रात में जल्दी घर आ जाए। तो वहां से इसके एलिमेंट आए कि क्यों भाई रात को लेट आ रहा है तो आप मुझको नहीं बोल रहे हो, भाई जॉब पे जा रहा है उसको नहीं बोल रहे हो। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज सेक्सुअली, ठीक है। फिर जो इसने बोला कि अब मेरे आंसू सूख गए, क्योंकि इतनी कहानी, इतने रोना रो रही है लेकिन हंस हंस के बोल रही है ना। तो मैंने इसे पूछा कि आप सेंसिटिव हो, रोना आता है? उसने बोला मेरे आंसू सूख गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रूब्रिक है, वीपिंग कैन नॉट वीप दो सैड। ये रूब्रिक में हम इग्नेशिया, नेट्रम और सोचते हैं, लेकिन सेपिया भी ये रूब्रिक में है कि जरूरी नहीं कि सेपिया हमें मिलेगी तो वो रोती हुई ही आएगी, अलग भी हो सकती है। फिर जैसे सबने पकड़ा कि अगर मना करते थे कि बाहर अकेले नहीं जाना है, जॉब नहीं करनी है, लेकिन फिर भी इसने क्या किया कि अपने मायके से भाग के शादी की। तो दिस इज ऑडेसिटी, ऑडेसिटी में है और ऑडेसिटी इन चिल्ड्रन में भी है कि जो डिपेंडेंट है लेकिन फिर भी ऑडेसिटी दिखाते हैं। तो दोनों रूब्रिक में सेपिया है। डिफाइंड यहाँ पे रेट्रो में सोच सकते हैं, लेकिन मैंने डिफाइंड नहीं लिया, क्योंकि डिफाइंड में क्या होता है ना, आप अथॉरिटी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो कि नहीं मैं ये करूंगी, है ना। तो इसने ऑडेसिटी दिखाई कि भाग के शादी कर ली, लेकिन डिफाइंड नहीं हुई कि नहीं मुझे, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, या आप मुझे क्यों एमबीए के बाद मुझे जॉब नहीं करने दे रहे। ऐसा इसने कहीं लड़ाई इवन हस्बैंड के साथ भी कहीं नहीं की थी। तो डिफाइंड मैंने नहीं सोचा था, बट ऑडेसिटी लिया था। लिबर्टीनिज्म लिया था कि इसने अपनी लिबर्टी ले ली कि मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप बंद कर लीजिए। तो लिबर्टीनिज्म किया था और डिक्टेटोरियल, जैसे ये बच्चों को अपने हिसाब से बोलती थी ना, नहीं ऐसे ही करना है, इसका बहुत रूटीन फिक्स था। तो इसमें बच्चों को खिलाना पिलाना सब कुछ एकदम रूटीन से ये करती थी। तो डिक्टेटोरियल, फास्टेड, ये सबने पकड़ा, अपने हिसाब से काम करना है, इसको कोई प्लीज नहीं कर सकता था, बहुत डिफिकल्ट होता है इनको मनाना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, जैसे इसने बताया कि शादी के बाद करीबन 7 साल तक ये अकेली थी मायके ससुराल में, और दोनों बच्चे को, क्योंकि ट्विंस से तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसने खुद ने संभाला था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली ले सकते कि इसने खुद ने, नहीं जिम्मेदारी तो है मेरी तो मुझे करना है। तो ये रूब्रिक लिया था। फिर जो सास वाला ऑडियो है, वहाँ पे मैंने देखा ये लेडी हमेशा ये बोलती थी कि मैं बच्चों को भेज देती हूँ, फिर हस्बैंड का नाश्ता हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर बच्चे आते हैं, फिर खाना खिला के मैं उनको सुला देती हूँ और मैं भी थोड़ा लेट लेती हूँ, है ना। तो 1-1.5 घंटा दोपहर में लेटना है, बीच में लेटना है। तो ये मैंने लिया था लेजीनेस एंड बट डिजायर टू रिमेन इन बेड। जो मैंने सास वाला ऑडियो शेयर किया है वो अगर आपने सुना होगा तो उसमें भी इसने बोला है कि आप भी सो जाओ, आपको किसने मना किया है ना। तो ये रूब्रिक मैंने लिया था, बट डिजायर टू रिमेन इन बेड। तो ये सब रूब्रिक देख के मेडिसिन क्या आएगी, सेपिया। सेपिया। बहुत सारे लोगों ने पकड़ा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैंने पीपीटी बनाई है, प्रवीण सर आप प्लीज शेयर कर दीजिए। हेलो जी मैम। मेरी भी सेपिया आई थी, पर जैसे आपने उसका अपीयरेंस बोला ना, उसके ऊपर से लगा था कि ये सेपिया नहीं हो सकती। एक्चुअली ये केस शेयर करने का रीजन यही था मैम, क्योंकि मैंने भी इसको पहले ही उसमें सेपिया नहीं दी थी। सेपिया लुक वाइज अगर हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल भी थॉट नहीं आएगा कि इतनी हेल्दी, इतनी अच्छे से तैयार हुई है और बत्ती सी वाली स्माइल है, तो हम कभी भी सेपिया नहीं सोचते। पर रूब्रिक वाइज मिल रही थी और 1-2 मेडिसिन फेल होने के बाद मैंने सेपिया दी थी, तो मुझे लगा कि ये केस मुझे शेयर करना चाहिए। तो और थोड़ा मैं सा सेपिया, बहुत अच्छा केस है मैम।
थैंक यू बहुत अच्छा केस है पूरा मैम, मतलब ऐसे बहुत केस है डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं ये। यस यस सर। सीपीआई के बहुत सारे फैसेट है, हम अगर एक ही को पकड़ के बैठते हैं कि पुअर पैथेटिक होगा या रोती हुई होगी, तो ऐसा नहीं है। एक और केस मैं शेयर करूंगी छोटा सा। तेल डाल पहले के एक मिर्ची उसमें काट के, और ना आप कुछ बोल, ओके स्टार्ट करें क्या? तो सबसे पहले यस मैम। ग्रेटिट्यूड, ओके ओके सर। फर्स्ट ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगी डॉक्टर हनीमान सर को, जिनकी वजह से आज हम लोग सब यहाँ पे हैं और होम्योपैथी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स को कुछ आराम हो रहा है। इतना ब्यूटीफुल साइंस हमको जो देके गए हैं, उनको ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट करिए सर। बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ, नाम लिखना रह गया है, सॉरी मोहंती सर बाय IHF फैमिली। तो ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगी सबसे पहले द लीजेंडरी होम्योपैथ अशोक मोहंती सर। मैं तो मिली हूँ सर से, सीरियसली मतलब क्या बोलूँ सर के बारे में, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, जो होम्योपैथ भी इतने अच्छे थे और इंसान भी इतने अच्छे थे। और मेरे गुरु डॉक्टर महेश चंद्रा सर का भी जितना ग्रेटिट्यूड बोलूँ कम है, बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर परवीन सर और बहुत सारे सर मेंटर्स सारे जिनसे मैं सीखी हूँ। IHF फैमिली मेंटर्स एंड मेंबर्स सबको मेरा ग्रेटिट्यूड। आगे करिए सर। ये केस है, इसको आगे आगे ले जाइए, केस ही है, केस सबने देख लिया है। एनालिसिस के रूब्रिक्स मैंने बता दिए। किसी को यहाँ तक क्वेरी है कोई? नो मैम, हेलो क्लियर। मैम, आपने ये बीटी का क्या रूब्रिक लिया था और कैसे लिया, मुझे वो थोड़ा कंफर्म करती तो ज्यादा बेटर होता। ओके मैम, बीटी मतलब मैं समझी नहीं। कुछ रूब्रिक आपने शायद बोला कुछ तो बीटी करके, कुछ ऑर्डर सिटी के बाद, यूज के पहले कुछ। डिफाइंड ऑडेसिटी के बाद डिफाइंड नहीं, एक मिनट में देखती हूँ। ऑडेसिटी मुझे वो लिबर्टिनिज्म, कंफर्म नहीं क्या। नहीं मैम, उसके लिबर्टिनिज्म पहले एक्चुअल एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज सेक्सुअली के बाद आपने वो कुछ रूब्रिक लिया, वही मुझे क्लियर नहीं हुआ। वीपिंग कैन नॉट वीप दो सैड, ये वाला रूब्रिक बोला था। ओके ओके ओके, हाँ मुझे वही ठीक है, बीटी क्योंकि मुझे इसने सुनाई दे रहा था, तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि एक्चुअली ये क्या आपने लिया। मुझे बीटी सुनाई दिया था मैम। वीपिंग बोला था मैंने। ओके जैसे हम ओके, लोग बोलते हैं ना वीपिंग डिस्पोजिशन में, जैसे हम लोग कॉलेज में थे ना, तो हमारे सर कोई भी लेडी आती थी ना और अगर रोई तो पल्सेटिला या सेपिया, दो ही मेडिसिन देते थे, हम कॉलेज में थे बिल्कुल तब। सबसे पहला मैडम पल्सेटिला ही आता, हाँ, दिमाग में तो वही आती है पल्सेटिला। ठीक है। हाँ, तो ओके वीपिंग कैन नॉट वीप दो साइड में भी पल्सेटिला है। ठीक है, नाउ हम मेडिसिन पे चलते हैं। ओके सेपिया मैम, ओके। ऑफिसिनालिस, कॉमन नेम है कटल फिश। हनीमान सर ने प्रूव किया है खुद इनको, और इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशर वुमेन्स रेमेडी। हम बोलते हैं ना घिसने वाली, धुल जाने वाली, ऐसी मेडिसिन है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है। किंगडम एनिमल, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था ना, जब मैंने केस लिया ना तो इसे बहुत सारी चीजें बताई थी। रूब्रिक बाई सेपिया आ भी रही थी, लेकिन फर्स्ट शॉट में मैंने नहीं दी थी। लेकिन एक चीज जो मेरी कंफर्म थी, एनिमल किंगडम। मुझे सर शशिकांत सर जितना नहीं आता, लेकिन मैं कैसे देखती हूँ ना, मी वर्सेस यू, या वो एक अपने आप को और सामने वाले को एक कंपटीशन में देखता है। तो ये क्या कर रही थी ना, थ्रू आउट द केस इसका हस्बैंड मेरे पे ध्यान नहीं देते, बच्चे मेरा सुनते नहीं है, मेरे फादर ऐसे थे, मदर ने ये किया था, मतलब हर कहीं पे इसकी कंपटीशन आ रही थी कि तुम भी तो करो ना, तुम भी तो वहां पे भी तो बनाती हो ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं बनाती। तो एक कंपटीशन या एक फरियाद सामने वाले से कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कर, ये मी वर्सेस यू वाला जो फील था थ्रू आउट द केस था। तो मेरी मेडिसिन थी वो एनिमल किंगडम कंफर्म लग रही थी मुझे। फर्स्ट मैंने इसको एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट और ऑडेसिटी और ये सब सोच के मैंने इसको फाल्को भी दिया था, क्योंकि मुझे भी ये लगा था ना कि इतना अगर ये बता रही है स्ट्रिक्ट था और फिर भी इसने भाग के शादी की, तो मुझे लगा था ये फाल्कोपी है। पर वो फाल्कोपी ने काम नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी मेडिसिन सोचा था। तो एनिमल किंगडम, फाइलम मोलस्क। मोलस्क बहुत छोटे, हमको पता है, एक ग्रुप है छोटा सा एकदम, बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, उसमें से ये सेफेलोपोड में है। मोलस्क ग्रुप में अगर हम देखें तो तीन है, बाइवाल्व, गैस्ट्रोपोड, सेफेलोपोड। तो मोस्ट डेवलप मोलस्क सेफेलोपोड है।
और इसका मेडिसिन बनाई जाती है इन फ्रॉम कटल फिश। नर्वस टेम्परामेंट है, नर्वस टेम्परामेंट मतलब हमको पता है कि इसका ज़्यादातर इरिटेशन वगैरह रहेगा। इसकी पैथोलॉजी में भी मैंने जब पढ़ा ना तो मुझे ये मिला कि माइग्रेन है या तो फीमेल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, और दूसरा इसको हेडेक और बैकएक और ये जॉइंट्स और हेडेक, ये तीन चीज़ बहुत सारे केस में हमको यही पैथोलॉजी मिलती है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत फील करती है, गुस्सा, इरिटेशन वगैरह, तो नर्वस टेम्परामेंट वालों का रहता है। थर्मल चिली है, मायाजम साइकोसेफेलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा है जनरली कि वीक पर्सन्स विथ येलो अर्दी कॉम्प्लेक्शन, सब पीपीटी अर्दी कॉम्प्लेक्शन विथ टेल फेस, ये हम लोग कॉलेज में थे तब पढ़ते थे। टेल मतलब कहना और टेल मतलब स्टोरी, है ना, तो इसका फेस ही इसकी स्टोरी बता देता है। ये मोस्ट ऑफ द केस में होता है, लेकिन हमारे केस में नहीं था क्योंकि इसकी स्टोरी अलग थी और इसका फेस बिल्कुल अलग था, है ना। एंड मॉथ स्पॉट, ये एक हमें ना कभी कभी मिल सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कितनी फीमेल्स को होता है यहाँ पे स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं, दैट इज स्मूथ स्पॉट, तो ये कभी कभी हमें हेल्प कर सकता है बर्ड सेपिया। और कुछ चीज़ें मैंने, जैसे कोई भी मेडिसिन पढ़ती हूँ ना तो मेरी क्या आदत है ना कि हम थोड़ा सा उसको, अगर डॉक्टर है ना सिग्नेचर या कहाँ से उसका ओरिजिन है वहाँ से हम समझते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ पाते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं मैंने। कटल फिश हैज मोर देन 10 मिलियंस ऑफ color cells within their skin so they can change color, pattern and textures। ये तीनों चीज को बदल सकती है, ऐसे सेल्स होते हैं इसकी स्किन में जिससे वो अपना कलर भी चेंज कर सकती है, उसकी पैटर्न, जैसे अगर ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो जेब्रा भी होता है, गाय भी होती है, लेकिन पैटर्न अलग अलग होती है। तो ये पैटर्न और टेक्सचर कितना स्मूथ है, कितना रफ है, वो चीज, तीनों चीज ये बदल सकती है, ऐसे सेल्स होते हैं। तो पर्सनालिटी भी ऐसी होती है कि ये अपने मूड को, अपने रूप को कभी भी बदल सकती है। बहुत अलग अलग रूप में ये पर्सनालिटी हमें मिलेगी। ये कैमोफ्लेज कर सकती है, इसीलिए इसको वाटर चैमेलियन भी बोला जाता है ना। तो ये पर्सनालिटी भी इसी तरह की रहती है। दे हैव हाई सेक्सुअलिटी, एनिमल किंगडम है तो मोस्टली हाई सेक्सुअलिटी रहती है। फिर दे रिलीज इन टू कंफ्यूज प्रे एंड एस्केप फ्रॉम अटैक, ये भी सबको पता ही है कि कटल फिश जो होती है वो एक स्प्रे करती है जिसकी वजह से आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो या तो अगर प्रे आ रहा है तो वो छुप जाएगी और उसको सीधा दबोच लेती है। अगर उसका आपने वीडियो देखा हो ना, कटल फिश जो जब शिकार करती है ना वो सीधा टेंटेकल से पकड़ लेती है, और एस्केप करने में भी वो चीज उसको इंक जो होती है वो सराउंडिंग एटमोस्फियर ऐसा बनाती है। तो पर्सनालिटी से भी आप रिलेट कर सकते हो कि वो अपना सराउंडिंग ऐसा बनाती है कि प्रे को वो दबोच सकती है, लेकिन अगर कोई उसको पकड़ने आया तो वो निकल सकती है। लार्जेस्ट ब्रेन टू बॉडी रेशियो इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट है मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं होती है, बट लार्जेस्ट ब्रेन होता है, मतलब ब्रेन उसका बहुत लार्ज होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि तेज दिमाग की होती है, ठीक है। दे हैव 3 हार्ट्स, 2 सप्लाई फॉर लार्ज गिल्स एंड 1 फॉर एंटायर बॉडी। इसके जो 3 हार्ट होते हैं सेपिया के, उसमें से 2 उसके गिल को सप्लाई करते हैं और एक पूरी बॉडी को। दे हैव वेरी बिग आई एंड कैन लुक बिहाइंड जस्ट बाय मूविंग देयर आईज, मतलब इसको पूरा घूमने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपने आईज को मूव करके पीछे की ओर देख सकती है, मतलब आप इसको समझ सकते हो। और इसका क्या होता है ना, सेपिया जो फिश होती है ना उसकी जो आईज है वो एग में ही डेवलप हो जाती है। मतलब आप सोचो कि इसका विजन कितना लंबा होगा, ये मतलब जब तक बॉर्न नहीं हुआ है उससे पहले इसकी आईज डेवलप हो जाती है। इसकी आईज आप पिक्चर में भी देखो कितनी बड़ी दिख रही है ना, प्रोमिनेंट दिख रही है। तो ये इसका जो विजन होता है ना बहुत क्लियर होता है, ठीक है। जर्नी ऑफ मोलस सील्ड टू आउटसाइड सेल, तो ये मोलस्क जो होते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, एक वाल, बाइवाल जो होते हैं वो वाल के अंदर बंद होते हैं, वो एकदम छोटे से अंदर बैठे हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, आराम से पड़े हैं, उनकी दुनिया अंदर ही होती है। फिर गैस्ट्रोपोड आते हैं तो उसमें क्या होता है, कवच को लेके चलते हैं वो लोग, मतलब अगर कुछ आया थ्रेट तो वो कवच के अंदर चले जाएंगे, नहीं तो कवच को लेके आगे बढ़ेंगे। और सेफेलोपोड में क्या होता है ना, ये कवच निकल जाता है, मतलब ये लोग क्या करते हैं ना कि अब अपने शेल को छोड़ देते हैं और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं। तो इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपिया लेडी को अपना इंडिपेंडेंट बहुत प्यारा है, उसके लिए वो बहुत कुछ करती है।
सी वॉन्ट्स लिबर्टिनिज्म, है ना, तो ये लिबर्टिनिज्म चाहती है। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? यस मैम। हेलो, ओके, बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं हेलो, मैम, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे से होता है। बहुत ओके। अच्छा। अभी ये मैंने है ना कैथरीन कुल्डर सर की जो बुक है उसमें से सेपिया में से कुछ सेपिया जो मेडिसिन सर ने बताई उसमें से कुछ कुछ लाइनें लिखी हैं जो मुझे अच्छी लगी, वो मैंने लिया है। तो मैं बताती हूँ कि ये क्या होता है ना। Sepia is made from the fresh ink of cuttlefish, an independent creature which swims alone rather than a group. ये ग्रुप में नहीं रहते, अकेली ज्यादा रहती है, ठीक है। And lives in the crevices of rocks in the cool depth of sea. चिली एनिमल है, ठीक है, ठंडे उसमें रहती है। When in danger, it sends out clouds of ink to cover its escape, and when securing its prey, it ejects the ink for camouflage. Thus, the brownish black liquid serves both defensive and aggressive purpose. जो हमने बताया, इनके बारे में बात की, वही सर ने बताया है। The remedy is predominantly female, ठीक है, mostly female में मिलती है। The classic picture is a woman seeking emancipation of her traditionally passive and too limited role as a wife and mother in the home. ये इसका मतलब क्या है ना कि क्लासिक पिक्चर जो है वो वुमन है जो इमांसिपेशन मीन्स आजादी, ठीक है, वो अपनी आजादी चाहती है फ्रॉम हर ट्रेडिशनली पैसिव मतलब उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनली पैसिव एंड टू लिमिटेड रोल मतलब आप घर में हो, एज ए वाइफ हो, एज ए मदर हो, वही आपका एक रोल है घर में, उस चीज से वो आजादी चाहती है ना। तो इसीलिए उसमें मेल फीमेल के कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहते हैं। उसको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा ही नहीं, घर में बस मेरा कोई वो ही नहीं है, ऐसे नहीं रहना है, लेकिन वो रहती है, तो वही उसका कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, ठीक है। होम्योपैथिक सेपिया हाउएवर कम्स इन डिफरेंट केसेस, मतलब सेपिया जो है वो बहुत अलग अलग फैसेट में दिख सकती है। For a better understanding, I must be divided into 3 distinct phases. The worn out, overworked housewife, जो काम कर करके घिस जाती है ऐसी हाउसवाइफ, और इमोशनली विड्रॉन वुमन, मतलब कुछ बोलेगी ही नहीं और करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। सेकंड, द कंटेंटेड कैरियर वुमन, जो खुश है, अपना करियर उसने बनाया और वो उसमें खुश है, ठीक है। और थर्ड इज फाइनली द डिससेटिस्फाइड कंप्लेनर, है ना, जो करती भी जाएगी और साथ साथ में रोती भी जाएगी, ठीक है। तो सेपिया हमें किसी भी फैसेट में मिल सकती है। तो ये अलग अलग फैसेट हमें पता चलता है कि हाँ चलो अलग कोई भी रूप में आ सकती है। जैसे ये लेडी थी, इसकी हेल्थ देख के मुझे तो हम लोग क्या सोचते हैं, लाइक एक बार मेरा एक केस था, छोटा सा ही मैं बताती हूँ कि वो लेडी टिपिकल जैसे हम बोलते हैं ना काम वाली बाई, उस टाइप की थी, बिल्कुल एकदम पुअर पथेटिक, बाल ऐसे बिखरे हुए, कपड़े के ठिकाने नहीं, ऐसी साड़ी लगाई हुई है, और आके मुझे बोलती है कि मुझे उसको प्रोलेप्स की प्रॉब्लम थी। तो उसने मुझे बोला कि मेरा शरीर बाहर आ रहा है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है बताओ क्या। तो बोले इतना बड़ा है। मैंने कहा इतना बड़ा, ये शायद समझ नहीं पा रही है। तो मैंने उसको बोला इतना बड़ा, 2-3 बार उसने बोला कि इतना बड़ा बाहर आता है। मैंने कहा दिखा एक बार, और लिटरली उसका यूट्रस 70 to 80% बाहर था। और उसकी कंप्लेन भी यही थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो मतलब मानता नहीं है, मेरी 4 बेटियां हैं और मैं काम करती हूँ घर में, मेरी बेटियां भी काम करने जाती है और हस्बैंड नहीं मानता है, तो मैं इसको हाथ से अंदर डालती हूँ, फिर वो अपना काम करता है और फिर चला जाता है। तो सी द मतलब हम जो इमेज सेपिया की सोचते हैं, ऐसी एग्जैक्ट इमेज मुझे उस दिन दिखी एंड आई वाज सो सरप्राइज। मैंने उसको सेपिया 1M एक डोज दिया था, और 5-10 मिनट के बाद उसने मुझे क्या बोला कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पार्ट थोड़ा अंदर गया। तो बहुत जबरदस्त केस था वो, कि टिपिकल जो हम सेपिया का पिक्चर सोचते हैं वैसा था, बट सेपिया के बहुत सारे रूप हैं, कुछ डिस्कस करते हैं हम आगे। सेपिया का क्या है ना, सेपिया डिल्यूजन हैज ए मिशन, ठीक है, वो इसका एक मिशन लेके चलती है। मिशन क्या होता है ना कि आप किसी ऐसी चीज को करना चाहते हो, कुछ स्पेशल है, ठीक है, किसी और के लिए कुछ अच्छा करना है या कुछ हम करते हैं, तो वो मिशन होता है। तो इसका एक मिशन रहता है कि मुझे मेरी फैमिली को अच्छे से रखना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको जोड़ के रखना है, दैट इज आवर मिशन। और सेपिया का रूब्रिक है डांसिंग एंड डांसिंग विथ मार्क सेंस ऑफ रिदम।
अब ये दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? डांसिंग और डांसिंग विथ मार्क्स, दोनों में डांसिंग तो है, फिर अलग कैसे होगा? हेलो, कोई है? जी बताइए। आपको समझ में आ रहा है ना, या बोर हो रहा है? सेपिया है तो समझ में आ रहा है हेलो, मैम। ओके, ठीक है, चलो मैं ही बताती हूँ। देखो, डांसिंग और डांसिंग विथ मार्क्स सेंस ऑफ रिदम, ये है ना, मैंने एक बार मोंटी सर का वीडियो देखा था, उसमें सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो मैंने एग्जांपल कैसे सेट किया है ना, कि डांसिंग मतलब क्या होता है ना, आप शादी में जाते हो ना, तो आप दो तरह के डांस देखते हो। एक डांस होता है जिसमें आपने कोई बहनों का ग्रुप है, वो डांस कर रहा है, या मम्मी पापा और दुल्हन डांस कर रही है, तो वहां पे आपको सारे स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेज पे जाते हो, फिर अनाउंसमेंट होता है, फिर आप अपना परफॉर्मेंस देते हो, तो वहां पे आपको सारे स्टेप्स याद रखने हैं कि कौन से गाने पे, कौन से लिरिक्स पे, कौन से म्यूजिक पे क्या डांस करना है, ठीक है। और एक होता है स्टेज के नीचे वाला डांस, जहाँ पे सब दे धनाधन कुछ भी डांस कर रहे हैं, है ना। तो ये जो डांसिंग करती है ना, इसका मार्क सेंस ऑफ रिदम वाला रहता है। मतलब आप अगर ध्यान रख के आपको हर स्टेप पे कैसे क्या परफॉर्म करना है वो करना है। जैसे ये आईपीआर के लिए करती है कि भाई 12 बजे बेटी आएगी, उसके लिए ये बना के देना है, 2 बजे ये बना के देना है बेटे को, और 6 बजे हस्बैंड को ये बना के देना है। तो वो पूरा मार्क सेंस पे रिदम पे रहता है ना, इसीलिए सेतिया थकने लगती है, क्योंकि आप मर्जी से नहीं कर रहे हो, किसी और की मर्जी से आप डांस कर रहे हो, है ना। तो ये हो गया मार्क सेंस ऑफ रिदम। फिर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी है और ड्यूटी में भी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, और इसको अच्छा लगता है। बहुत एक्टिव मेडिसिन है ये, बहुत एनिमल जो है बहुत एक्टिव रहता है, तो इसको अच्छा लगता है बिजी रहना। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन एम्बुलेशन, बेड इन एग्रावेशन, इसको बेड में रहना नहीं अच्छा लगता। अगर बेड में रहेगी तो इसको चिंता होती है कि नहीं नहीं, घर का काम पड़ा है, मैं कैसे बेड में हूँ, ठीक है। फिर एक रूब्रिक है गोइंग आउट एवर्जन टू, इसको हम 2-3 तरीके से ले सकते हैं। गोइंग आउट मतलब क्या होता है, आप बाहर जा रहे हो, तो इसको बाहर नहीं जाना है क्योंकि घर का काम पड़ा है, बच्चे भूखे हैं, बच्चों को होमवर्क कराना है, तो ये बाहर जाने का टालेगी कि नहीं मुझे नहीं जाना। और सेकंड, अगर हम थोड़ा सा मेटाफोरिकली सोचे, तो ये क्या करती है, इसको लगता है बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, यही सब है, तो वो उस ड्यूटी के जोन में से बाहर नहीं जाना चाहती है। उस जोन से वो बाहर ही नहीं निकलती है कि मुझे भी कुछ जाके बाहर एंजॉय करना चाहिए। इसीलिए वो ज्यादा थकती है, क्योंकि वो उसके जोन में ही लगी हुई है, पूरा दिन काम में ही लगी हुई है। ये चीज हमें महेश चंद्रा सर ने सिखाई थी कि ये ड्यूटी का जो जोन है उसको वो नहीं छोड़ना चाहती, दैट इज गोइंग आउट एवर्जन टू, ठीक है। फिर दूसरा रूब्रिक है एक्साइटमेंट एमुलेशन। एक्साइटमेंट एमुलेशन मतलब क्या होता है ना, इसको अगर कोई एक्स्ट्रा काम आ जाए या कोई गेस्ट आ गए या कुछ होगा ना, तो सेपिया लेडी विल हाँ हाँ चलो चलो ये करना है वो करना है, तो फिर वो एमुलेशन कर देता है। उसकी तकलीफ भी हो रही होगी तो नहीं नहीं अभी तो काम करना पड़ेगा, तो वो भूल जाती है अपनी तकलीफों को। एंग्जाइटी थंडरस्टॉर्म एमुलेशन, इसमें भी सेपिया है कि थंडरस्टॉर्म आया, जब तकलीफ आई तब भी इसकी एंग्जाइटी चली जाती है कि नहीं नहीं अभी तो काम करने का वक्त है ना। एंग्जाइटी स्विंग, जब स्विंग मतलब हम जैसे जोड़ते हैं चीजों को, तो जब ये काम घर के लिए कर रही है या लोग परिवार को जोड़ती है, तब उसको एंग्जाइटी होती है कि नहीं ठीक से होगा ना, सब लोग अच्छे से रहेंगे ना, क्योंकि इसको ये भी डर है कि फियर जॉइंट्स आर वीक, मतलब दो लोगों के बीच का जो रिश्ता है वो वीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, सासू नाराज तो नहीं होगी, देवरानी को बुरा तो नहीं लगेगा, तो ये उसको रहता है, सबको जोड़ के रखना चाहती है ये, ठीक है। एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट इज, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट इज, मतलब बहुत सारी एंग्जाइटीज है, मैंने सारे रूब्रिक नहीं लिया है, बस इसको ये एंग्जाइटी रहती है नहीं मुझे ये करना है वो करना है, ड्यूटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये डांसिंग करती रहती है, ठीक है। अब इतना करने के बाद भी इसकी वैल्यू नहीं होती है, इसको निग्लेक्ट किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, ये सब हमें रूब्रिक पता है। ऐसा क्यों? कोई अपना इनपुट दीजिए प्लीज, ऐसा क्यों? अगर कोई इतना कर रहा है तो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए ना।
हेलो, प्लीज आप लोग भी बोलिए। यस मैम, मिलनी चाहिए उसको। हाँ, फिर क्यों नहीं मिलती है? क्यों नहीं मिलती है? सब कुछ तो कर रही है वो। हाँ, घर के सबके लिए कर रही है। हाँ, फिर भी उसको वैल्यू नहीं मिलती है, निग्लेक्टेड किया जाता है उसको। क्यों? उसको हेलो। ग्रैंड हाँ माना जाता है, इसलिए उसे हेलो कोई मैम, ध्यान उसको नहीं लगता देता है। आईपीआर को लगता है ये उसका काम ही है, ये कौन सा अलग कर रही सब लेडीज से। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? आईपीआर क्यों ऐसा समझता है? क्योंकि ये अफेक्शन डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाती। क्योंकि ये अपना जो भी काम है ना वो एज ए ड्यूटी कर देती है, लेकिन वो उसके मन में जो प्यार है वो नहीं बता पाती। तो हमारे पास रूब्रिक है सर, आगे की स्लाइड। अफेक्शन कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट, अफेक्शन रिजेक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या करती है ना, इसके मन में प्यार बहुत है लेकिन उसको जताना भी पड़ता है। लाइक अगर आपने बेटे के लिए, बेटे ने बोला कि मुझे पिज्जा खाना है और बेटी ने बोला कि मुझे डोसा खाना है, तो ये दो चीज बना देगी लेकिन फिर वो प्यार से परोसेगी नहीं, लो बन गया खा लो। तो वो परोसने वाला जो काम है, जो प्यार जताने वाला है ना, वो नहीं बताती कि देख बेटा मैंने बना दिया तेरा पिज्जा, है ना, चल तेरे लिए ये बनाना है, डोसा ये बनाना है, मैं बना देती हूँ। तो वो बोलना और प्यार से परोसना वाला काम है ना, वो सेपिया नहीं कर पाती। वो अपने मन का प्यार दिखाती नहीं, वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाती। अफेक्शन रिजेक्ट, उसको बुलाएंगे भी ना, जैसे मैंने बोला गोइंग आउट एवर्जन, उसको बोलेंगे चलो मम्मा घूम के आते हैं थोड़ा गार्ड, नहीं मेरा काम पड़ा है, वो रिजेक्ट कर देती है। प्यार से जब आईपीआर बुलाता है वो रिजेक्ट करती है। एक्सप्रेस वन सेल्फ डिफिकल्ट, एक्सप्रेस वन सेल्फ इम्पॉसिबल, अपने आप को प्यार जो है वो दिखा नहीं पाती है ना। इसी को सपोर्ट करती हुई जो लाइन मुझे मिली वो मैंने ली है। फॉर सेपिया हाउएवर लव हैज नो इजी आउटलेट। ठीक है, आउटलेट जो है वो इजी नहीं है उसके लिए। नो नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म में जैसे प्यार से होना चाहिए ना, वैसा नहीं होता। सो कैंट हैज an interesting phrase in this connection: love does not go forth into affection, love is not absent, but the manifestation of love is determined and cannot be expressed। मतलब कैंट सर ने बोला है कि ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, अगर प्यार नहीं होता तो करती नहीं इतना, लेकिन प्यार करती है, लेकिन वो जो बताने का, एक्सप्रेशन का जो तरीका है वो सुन पड़ गया है, डिनम, वो सुन पड़ गया है, वो नहीं होता है। इसीलिए आईपीआर को लगता है कि ठीक है तू तेरा काम कर रही है, उसमें बड़ी क्या बात है। अगर आपने बच्चे के लिए कुछ बनाया है तो आप उसको प्यार से परोस लोगे तो बच्चे को खाने का और ज्यादा मजा आएगा, वो आपकी प्यार की कीमत समझेगा। आगे का करिए सर, प्रवीण सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? हेलो, यस मैम, समझ में आया। ओके। इन सर्टेन केसेस, ये कुछ मुझे ये भी कैथरीन सर में से ही लिया है मैंने। इन सर्टेन केसेस सेपिया कैन इंडीड फाउंड लेकिंग इन मैटरनल इंस्टिंक्ट एज एविडेंस बाय द रेमेडी सक्सेस इन एनिमल्स हु रिफ्यूज टू नर्स और केयर फॉर देयर यंग्स। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी इस केस के लिए, क्योंकि इस केस में भी लेडी को मिल्क नहीं आया था, तो ये रिफ्यूज कर देती है अपने बच्चों को नर्स करना, एंड मे एक्चुअली अटैक देयर ऑफस्प्रिंग टाइलर, बट शी इज नॉट इंस्टिंक्टली डिवॉइड ऑफ इमोशन। इस ऐसा नहीं है कि इसको इमोशन नहीं है। ठीक है, फीलिंग रन स्ट्रॉन्ग एंड डीप in this type. She loves her husband and children dearly, but is too exhausted to feel anything but the need to get through the day's work and survive to the next। मतलब क्या होता है ना, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए प्यार तो है, लेकिन अरे यार इतना थक गई हूँ, अब मैं, तुम लोग बोल रहे हो कि साथ में बैठ के मूवी देखते हैं तो थक गई हूँ मैं, नहीं करना है मुझे, ठीक है ना, तो बैठ के टाइम स्पेंड करने वाला काम वो नहीं करती है। सी सिंपली हैज नो फिजिकल और इमोशनल एनर्जी लेफ्ट और लव, काम करके इतना थक गई है कि प्यार के लिए उसके पास एनर्जी बची ही नहीं है। ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ लव, मैरिटल, parental, filial and even close friendship are a drain on her reserves of energy and an obstacle to her need for a certain amount of privacy and independence। ठीक है,
मतलब उसको क्या लगता है कि अगर मैं प्यार के लिए सब कुछ बोलती जाऊंगी, सब कुछ करती जाऊंगी, तो जो उसकी खुद की इंडिपेंडेंस का खुद का जो टाइम है, जैसे ये लड़की बोलती थी ना मैं अकेली जाके सो जाती हूँ, तो मेरा खुद का टाइम कब बचेगा ना, मैं तुम्हारे लिए करूँ फिर तुम्हारी बातें भी सुनूं, तो मेरा खुद का टाइम का क्या, उसको ये लगता है। द कटल फिश आफ्टर ऑल अ सॉलिटरी एनिमल, वो अकेला जीने वाला एनिमल है। Sepia's immediate family, being the greatest emotional drain, is naturally the greatest threat. She may see her children in direct conflict with her need for self-expression. मतलब उसमें conflict रहता है कि self-expression करे कि ना करे. And so she fights the emotional bonds that strive the growth of her individuality. मतलब वो खुद के लिए भी सोचती है कि अब थोड़ा टाइम मुझे भी मिलना चाहिए, लेकिन काम भी करना है तो वो इतना टाइम नहीं दे पाती है। But the another woman would see them in enhancing her mental development, she feels them to be a hindrance. मतलब क्या होता है ना, उसको ये सारी चीजें हिंड्रेंस लगती है कि मुझे खुद का तो शांति से टाइम निकालने, तो तुम लोग तुम्हारे में ही लगे रहते हो, है ना, ये चीज लगती है। आई होप ये सब कन्विंस मतलब समझ में आ रहा है ना, सब बोर तो नहीं हो रहे? यस मैम। नहीं मैम, क्लियर है, सब सब अच्छे से बता रही है, तो डिटेल में है सब। हाँ, थोड़ा डिटेल में है, मैंने शॉर्ट पैरा लिया जो मुझे अच्छा लगा और कैसे रिलेट हो रहा था, कैसे रिलेटेड, और बाकी सेपिया और ड्रग्स अंदर से पता चल रहा है अभी। हाँ, क्योंकि हम लोग एक पिक्चर बना के रखते हैं ना, तो वो पिक्चर से थोड़ा अलग फैसेट था, और सेपिया क्यों ऐसी है, कहाँ कहाँ अलग हो सकती है, ये चीजें समझ में आएंगी। फिर एक चीज और है, ये शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि उसमें क्या होता है ना, एवरी इंडिविजुअल इज कंपोज ऑफ बोथ मेल फीमेल जीन्स, ठीक है, दोनों हार्मोन भी होते हैं, दोनों जीन्स भी होते हैं, ठीक है। द कॉन्शियस पर्सनालिटी हैज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डोमिनेंट सेक्स, मतलब क्या होता है ना, बाकी सारे जीन सेम होते हैं, एक ही अलग होता है, ठीक है, और हार्मोन भी दोनों होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो सेपिया वुमन में क्या होता है, सेपिया वुमन एंड इम्बैलेंस अकर कि मेल टाइप का इंडिपेंडेंट बनना है या फीमेल बनना है, ठीक है, फेलिंग टू फाइंड अ हेल्दी और सेटिस्फैक्ट्री आउटलेट, उसको हेल्दी और सेटिस्फैक्ट्री आउटलेट नहीं मिलता है। लाइक अगर फीमेल है तो कर रही है तो फिर वो उसको खुशी से करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है मैं फीमेल हूँ और मुझे करना पड़ रहा है, तो ये चीज है जो उसकी फेमिनिटी को वो अंदर से रिजेक्ट करती है, और इसी वजह से उसको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारे, लाइक ओवरी के, लाइक पीसीओडी है या प्रोलेप्स है या अबॉर्शन है या मॉर्निंग सिकनेस है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं प्रेगनेंसी की, अबॉर्शन, सब कुछ आफ्टर डिलीवरी, डिप्रेशन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फीमेल में सेपिया में क्यों मिलती है ना, क्योंकि वो अपने आप को फेमिनिटी को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं सर, आगे की स्लाइड, ठीक है। तो ये सारी वजह से क्या होता है ना, कभी तो ये फीमेल बन के सारा काम कर रही है, कभी ये सोचती है कि नहीं मैं ही क्यों करूं, तो ये कहीं कहीं रिएक्शन देती है। तो उसके कुछ रूब्रिक्स मैंने लिए हैं, ये एब्रप्ट में है, ठीक है, कुछ अगर नहीं पसंद आएगा ना तो सीधा मुंह पे बोल देती है। एब्रप्ट, एब्यूजिव में है, हॉटी है, जिसको हम हमेशा पुअर समझते हैं, सी कैन बी हॉटी, जैसे इसने नखरे बता के बोला ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि ये हॉटी है। सेंसोरियस, तो ऐसा करती है वैसा करती है, मतलब कमियां निकालना। सेंसोरियस विथ डियरेस्ट फ्रेंड, इसको ज्यादा इमोशन की पड़ी ही नहीं होती ना, इमोशंस है ही नहीं इसमें इतने ज्यादा, बहुत सेंसिटिव नहीं है ये, ठीक है, तो वो क्या करती है अपने डियरेस्ट फ्रेंड को भी कुछ भी बोल देगी। फिर डिफाइंड में है, अटैक अदर्स डिजायर टू, मतलब इसको किसी पे गुस्सा आएगा तो अटैक भी कर देगी और डिफाइंड होकर उससे लड़ भी लेगी। ऑडेसिटी, रिवॉल्यूशनरी, परफिडियस, परफिडियस मतलब आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते, वो आपको कभी भी चीट कर सकता है, तो सेपिया इज वन ऑफ देम। फिर हिपोक्रेसी में है, झूठ बोलेगी, कुछ बाहर कुछ अंदर कुछ। अफेक्टेशन में है, डिसीटफुल, लायर, सेल्फिशनेस, जैसे ये बोलती थी ना कि मुझे मेरा सोने दो, मुझे ये करने दो, तो कहीं ना कहीं मुझे सेल्फिश भी लग रही थी कि ठीक है ना बच्चे परेशान करते हैं, लेकिन ये अपना ज्यादा सोच रही थी, वो सटल लेवल पे था, बट सेल्फिशनेस इज देयर इन द केस। फिर बच्चों में हम बोलते हैं कि अब्यूज होती है, बेचारी सारा काम छोटे छोटे भाइयों को संभालती है, बहनों को संभालती है, लेकिन मिस्टीवियस, डिसोबीडियंस, कॉन्ट्रारी, ऐसी भी सेपिया हो सकती है बच्चों में भी। हम ये चीज अगर है तो जरूरी नहीं है कि सेपिया को हम नहीं लेंगे, हो सकती है।
एनवी में है, जेलसी में है। फिर इंट्यूटिव टू वीकनेस ऑफ अदर्स, इसमें सिंगल सेपिया है, मतलब इसको पता है कि किसकी क्या कमी है, एंड दैट इज ऑल्सो इंट्यूटिव। इंट्यूशन मतलब इसको पता चल जाता है, डायरेक्टली किसी ने नहीं बोला फिर भी इसको पता चल जाता है कि इसकी ये कमी है, तो ये किसी को भी कुछ भी बोल देती है मुंह पे, क्योंकि वो जानती है कि ये मुझे फंसाए से पहले मुझे पता है कि इसको कैसे फंसाना है। ठीक है। और रैंकिंग अल्फा टाइप जो पर्सनालिटी होती है उसमें भी सेपिया है, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई भी फैसेट में हमें सेपिया मिल सकती है। फिर डर्टीनेस, यूरिनेटिंग एंड डिफिकेटिंग एवरीवेयर इन चिल्ड्रन। ठीक है। और एक दूसरा रूब्रिक है डर्टी यूरिनेटिंग डेलिबरेटली, ऐसा कुछ रूब्रिक है, मतलब ये इंटेंशनली एटमोस्फियर को, अगर डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, यूरिनेटिंग एवरीवेयर मतलब कहीं पे भी गंदा कर सकती है, ये इतनी चालाक चतुर भी हो सकती है और इतना ऐसे मुंह पे बोल देगी, किसी को भी कुछ भी बोल देगी और पूरा माहौल गंदा कर देगी। फिर एक्स्ट्रावेगेंस, टेंसर फॉर एंड माइजरी एज रिगार्ड्स अदर, इसमें भी सेपिया है। तो हम लोग क्या सोचते हैं ना, एवराइज है बेचारी, चीजों को संभाल के रखती है, बहुत कंजूस होती है ना, जो बच्चा कुचा खाना है वो खाने वाली है। लेकिन ये रूब्रिक बहुत मस्त है कि एक्स्ट्रावेगेंस फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए तो चाहे इतना खरीद लेगी, है ना, एंड माइजरी एज रिगार्ड्स टू अदर, मतलब किसी और को देना होगा तो कंजूस बन जाएगी। फिर दूसरा रूब्रिक है फास्टिडियस अपीयरेंस अबाउट पर्सनल, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं ना कि सेपिया सिंपल लुक में ही होगी, लेकिन फास्टिडियस अबाउट पर्सनल अपीयरेंस, क्योंकि इसको सोशल पोजीशन की भी पड़ी रहती है, फियर अबाउट सोशल पोजीशन में भी ये है, तो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करने वाली। जैसे ये लेडी थी तो क्लीवेज का मैंने बताया था, बट वो जैसे मैम ने, संजीवनी मैम ने पकड़ा ना, तो थोड़ी हैवी थी। ठीक है, उसका 108 किलो वजन है, तो उसकी वजह से भी था, लेकिन बहुत अच्छे से टिप टॉप रहने वाली है सेपिया थी। तो ये सेपिया के कुछ कुछ रूब्रिक्स थे। फिर अगर मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो चुपचाप सहन करेगी या फिर रिएक्ट करेगी कि भी सामने वालों को कैसे लड़ना है, हिपोक्रेसी से, अफेक्टेशन से। ठीक है, चालाकी से अपने आप को छटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि वो आईपीआर से जीत जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आईपीआर नहीं समझा, है ना, आईपीआर नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो नेगेटिव फेज में जाती है, वहां उसको लगता है कि मेरे आईपीआर नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो डिल्यूजन क्लोथ्स इज वेट, जो उसके आसपास, जो उसकी इज्जत बचाने वाले थे वही उसको सपोर्ट नहीं कर रहे और वो वेट हो गए। गीले कपड़े में हम इजीली नहीं चल पाते, तो उसका चलना फिरना या उसका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। होलो चेस्ट मतलब खाली, अंदर एक खालीपन हो गया है। डिल्यूजन लेग शॉर्टन एंड डिपेंडेंट ऑफ अदर्स, मतलब इसके खुद के जैसे लेग्स जो होते हैं हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो इसके लेग्स हैं वो शॉर्ट हो गए हैं, अभी इतना अच्छे से नहीं चल पा रही है और किसी और पे डिपेंड हो गई है। डिल्यूजन स्ट्रेंज एवरीथिंग इज, मतलब अपने मिशन पे चली थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन हो क्या रहा है ना, उसके तो बिल्कुल आईपीआर उसको समझ ही नहीं रहा है, तो उसको लगता है कि ये कुछ नया ही हो गया ना, मैं तो सब कुछ किया हुआ फिर भी हम वही हैं, तो स्ट्रेंज एवरीथिंग। फिर वो लास्ट में है ना वो कटने लगती है, जैसे इंडिफरेंस, गुस्सा, ये वो सबके बाद वो कटने लगती है, एस्ट्रेंज हो जाती है। एस्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली, एवर्जन टू फैमिली, एवर्जन टू ऑल पर्सन, कोई चाहिए ही नहीं। फिर लास्ट में पुअर, पैथेटिक और ये सारे जो भी नेगेटिव फेज हैं वो सेपिया के देखने को मिलते हैं। आगे का सर, इतना आई होप सबको समझ में आया। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? हेलो जी बताइए प्लीज। बढ़िया रहा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। किसी को नहीं है कोई क्वेरी? फिर लास्ट में मैं डीडी थोड़ा सा बता देती हूँ। जी मैम चलेगा। ठीक है, ठीक है, बता दूँ सर, डीडी बता। ठीक है, डीडी डिस्कस कर लेते हैं।
देखो मैंने इसको एक थॉट मेरा पल्सेटिला का भी आया था, तो मैंने इसको पल्सेटिला भी दिया था, क्योंकि ये क्या बोल रही थी ना, हस्बैंड ध्यान नहीं देते, ये सुनते नहीं, काम नहीं करना था इसको, बेड में रहना है ना, बच्चे सुनते नहीं है। तो ये सब सोच के मैंने सोचा था कि ये कंप्लेनिंग पिटीफुली कर रही है कि मुझे ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सब सोच के मैंने दिया था कि पिटीज हर सेल्फ, निग्लेक्टेड और पेनिंग सी सोच के कि भैया इसको दर्द कम हो रहा होगा, माइग्रेन, क्योंकि माइग्रेन तो हम चेक तो कर नहीं सकते, बुखार तो चेक कर लेंगे, माइग्रेन कहाँ से चेक करेंगे। तो पेनिंग ये सब सोच के मैंने इसको दिया था। लेकिन अगर पल्सेटिला होती तो वो मैनिपुलेट करके हस्बैंड को मना लेती, ठीक है, बच्चे शायद बच्चों को भी प्यार से मना लेती, लेकिन बच्चे से भी इतनी चिड़चिड़ थी, है ना। और डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग था कि भाई नहीं मुझे नहीं पसंद है, ये है वो है, फास्टिडियस बहुत थी। तो ये सब सोच के मैंने पल्सेटिला दिया भी था, काम नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया। सेकंड जो मेरी मेडिसिन फेल हुई थी दैट इज फाल्कोपी। मैंने आपको बताया कि डिक्टेटोरियल थी, फास्टिडियस थी, बच्चों के लिए बहुत बोल रही थी कि बच्चे कुछ भी खाते हैं चिप्स वगैरह, वो नहीं खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत थी उसके अंदर, तो मुझे लगा था एंजाइटी और चिल्ड्रन अबाउट, और फिर डिफाइंड नेचर जो उसका लगा मुझे कि हो सकता है ये इतना मतलब इतना मना कर रहे थे बाहर जाने को, और इसने शादी कर ली भाग के, मतलब पूरा ही घर से बाहर चली गई बिना पूछे, है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा इसकी ऑडेसिटी और ये सब देख के मैंने फाल्को भी दिया था, बट जॉइंट पेन भी था, तो पर वो काम नहीं किया, तो फाल्को भी नहीं थी। थर्ड जो मेडिसिन है, जैसे इसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो सोच के जैसे ये ग्रुप में तो नहीं आया लेकिन दूसरे ग्रुप ने शेयर किया था ना, वहाँ पे सबको स्पॉन्जिया बहुत लगी थी कि इतना प्रॉब्लम है, लेकिन हंस के ही तो बता रही है, ये रो नहीं रही थी कहीं पे भी, है ना। तो हंस के बता रही थी, तो लाइट डिजायर और ऐसा सब इसकी जो स्माइल थी वो सब सोच के स्पॉन्जिया सबको लगा था। लेकिन स्पॉन्जिया डिस्टर्ब एवर्स में नहीं है, इसको बच्चों से कोई कंप्लेन नहीं होती, वो खुद भी लाइट रहती है और एनवायरमेंट को भी लाइट रखती है, तो इसलिए स्पॉन्जिया नहीं था। अपने केस में डल्का मारा, बहुत लोगों ने बोला कि स्ट्रॉन्ग है और अपने हिसाब से करना है, और उस हिसाब से डल्का सोचा था। लेकिन डल्का के अंदर आईपीआर की केयर भी होती है। इसका क्या था ना, मेरा रूटीन फिक्स है। एक चीज इस केस में क्या थी, लाइक इसकी दोनों बेटियां हैं ना जो अभी 8 साल की है, तो दोनों मतलब बाथरूम कर देती थी, तो ये वो बाथरूम ना करे इसलिए अलार्म लगाती थी रात को 2 बजे का और रात को 4 बजे का। तो 2 बजे अलार्म लगाए तो मैंने उठ के बच्चों को बाथरूम ले जाना है, और 4 बजे का अलार्म है तो हस्बैंड उठेंगे और बच्चों को बाथरूम ले जाएंगे। इतना इसके अंदर वो चीज थी। तो इसका क्या था कि मेरा काम नहीं बढ़ना चाहिए, बच्चे सुनते नहीं है, और मेरा रूटीन डिस्टर्ब होता है। इसका बहुत लाइन्स थी कि मेरा रूटीन, इसको पड़ी थी अपनी कि अगर ये लोग टाइम से कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, तो मैं फ्री हो जाऊंगी, मेरा काम खत्म, मेरी ड्यूटी खत्म। यहाँ पे मुझे केयर वाला पार्ट मिसिंग लगा था, तो इसीलिए मैंने डल का नहीं सोचा था। फिर इसकी स्ट्रिक्टनेस देख के किसी किसी को एनाकार्डियम भी लगा था। तो एनाकार्डियम में क्या होता है ना कि उसका बचपन इतना हार्श होता है, तो वो अपने बच्चों को भी वही हार्शनेस देती है जो उसको बचपन में मिली है। लेकिन इसके साथ क्या था ना कि इसको बाहर नहीं जाने देते थे, बाकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं था ना। एनाकार्डियम का कन्फ्लिक्ट जैसे हम बोलते हैं एंटागोनिज्म में रहता है कि डांटू बच्चों को या प्यार से समझाऊं, मैंने गलत तो नहीं कर दिया मार के, या कंफ्यूजन में रहती है। तो वो वाला कोई पार्ट मुझे इस लेडी में नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसको एनाकार्डियम भी नहीं दिया। और किसी को कोई क्वेरी आई मीन कोई डीडी लग रहा है या कुछ है तो आप लोग प्लीज पूछिए, हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम। आपने बोला मैम कि वो ना एकदम उसका एक फिक्स टाइम होता है कि इतना बजे ये सारे काम जो है वो उसको करना है टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या इसमें प्रॉपर टू भी ले सकते हैं क्या मैम? हेलो। देखो प्रॉपर टू में, एक मिनट, प्रॉपर टू में क्या है, आई डोंट थिंक सो कि होगी। प्रॉपर टू क्या होता है ना, वो खुद प्रॉपर होता है। इसको है ना काम की ज्यादा थी जितना मुझे समझ में आ रहा है। प्रॉपर टू बंदा पेशेंट के लिए अप्लाई करते हैं हम रूब्रिक, तो खुद प्रॉपर होता है। ये क्या कर रही थी ना, आईपीआर से एक्सपेक्ट कर रही थी। ओके।
नहीं तो फिर मुझे वो एक लगा कि कहीं वो ऑर्डर ऑर्डर में तो नहीं कि हमको मुझे ये एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको चलना चाहिए सारी काम जो भी उसकी ऑर्डर काम डिजायर, है। ऑर्डर डिजायर ले सकते हैं। आई थिंक ऑर्डर डिजायर में क्योंकि तो वो सेपिया एक है। ऑर्डर वे में है ना कि उसके अकॉर्डिंग यानी उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें उसे होनी चाहिए। उसने जो टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो एक ऑर्डर डिजायर भी मुझे लगा वहां पे कि वो भी हो सकता है। आई थिंक कंप्लीट में ऑर्डर डिजायर में है सेपिया, फिर भी मैं कंफर्म कर लूंगी। लेकिन ओके। ओवरऑल अगर पिक्चर देखेंगे ना हाँ मैम। तो जो मेन क्रक्स लग रहा है उसके हिसाब से मैंने देखा था रूब्रिक्स, और देख के हम कंफर्म कर सकते कि ऑर्डर में है या नहीं है। बट मैंने इसको सिर्फ सिंपल रूब्रिक लिया था फास्टिडियस, क्योंकि बेसिकली इसको खुश नहीं कर सकते आप। फास्टिडियस में तो मैम वो होता है ना कि उसके अकॉर्ड यानी जो वो जैसा चाहती है वैसी ही चीजें हो। हाँ, तो इसका यही तो था ना कि मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। बच्चे सुनते नहीं है, मतलब ऑर्डर सुनते मतलब इसको। हाँ सर। ऑर्डर डिजायर में है मैम सीपिया। हाँ हाँ, तो हो सकता है ये इसका ऑर्डर हो कि भाई इतने बजे ये करना है ये करना है, तो ऑर्डर डिजायर में भी सोच सकते हैं। फास्टिडियस में मैं जहाँ तक मुझे जो समझ है मैम, मुझे ऐसा लगता है कि फास्टिडियस क्या है कि अगर वो कोई उसे काम करना है और अभी उसने किसी को बोला है तो वो जैसे वो करती है वैसे ही दूसरा वैसे ही काम करे तो ही वो फास्टिडियस उसका आता है। और नहीं तो फिर उसको इरिटेबिलिटी चालू होती है कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसा तो हुआ ही नहीं। हाँ, तो ये और लेडी ये में क्या था है ना वो। कि एक टाइम सेट किया उसने कि ये इसके बाद ऐसी ऐसी चीजें मुझे होनी चाहिए। तो ये एक ऑर्डर डिजायर यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आई थी। दोनों में सेपिया है, तो आप दोनों रूब्रिक ओके ले मैम। सकते हैं। बिल्कुल मैम, वो तो जहाँ पे जो आप सुटेबल लगता है आपने लिया और केस निकला तो डेफिनेटली अच्छा ही रिजल्ट मिला, तो और क्या चाहिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपका एनालिसिस था और अच्छा केस भी था और आपने समझाया भी बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। जी, और बताइए किसी का कोई क्वेरी? हेलो मैम। हेलो मैम, बोलिए। हाँ मैम, ये सिंगल रूब्रिक में है सेपिया, फियर पोजीशन जॉइंट वीक दैट, तो इसका कैसे मीनिंग ये कर सकते? ये कंप्लीट में से बोल रहे हैं मैम आप? नहीं मैम, ये इसमें से फियर जॉइंट्स आर वीक ना? हाँ, फियर पोजीशन जॉइंट वीक दैट। मतलब इसका मैंने आपको वो लिया था ना, फियर जॉइंट्स आर वीक, मतलब उसको लगता है जॉइंट्स मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो चीजें जुड़ती है, दो लोगों का जुड़ाव जहाँ पे होता है ना। तो इसको ऐसा लगता है कि आईपीआर में कहीं भी कोई ऐसी चीजें होती है कि जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वहां पे उसको डर लगता है कि ये जॉइंट्स वीक है तो टूट ना जाए, सबको जोड़ के रखना है। इसीलिए तो एंग्जाइटी स्विंग में है, जोड़ के रखना चाहती है कि स्विंग में कर रही हूँ तो अच्छे से होनी चाहिए। स्विंग मतलब जोड़ना, तो इसको वही लगता है दो जॉइंट है, जो दो लोगों का जुड़ना है वो वीक हो गया है और उसको मुझे जोड़ के रखना है। ये बहुत सटल लेवल मेटाफोरिकल है, तो थोड़ा सा हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा। मतलब बेसिकली यही होता है कि दो लोग परिवार के जो भी हैं, चाहे बच्चे हैं उसके, चाहे सास के साथ का रिलेशन है या देरानी जेठानी का रिलेशन है या मदर फादर का रिलेशन है, वो जोड़ के रखना चाहती है। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम, एक रूब्रिक था ना, डेल्यूजन होलो चेस्ट, उसका मतलब क्या है मैम? लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड। देखो, मुझे जितना समझ में आया मैम कि वो चेस्ट मतलब हम बोलते हैं ना, चेस्ट में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, लंग होता है, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम कभी इमोशनल होते हैं तो हम बोलते हैं दिल भर गया, छाती भर गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका होलो हो गया, चेस्ट पूरा खाली हो गया, मतलब इसका मन, जो इसका आईपीआर का जो इमोशन वाला अटैचमेंट था वो तो खत्म हो गया ना। आईपीआर तो इसको समझ ही नहीं रहा, तो इसको हाँ लगता मैम, है कि मैं तो पूरी मतलब खाली हो गई। हाँ सर।
माँ जैसे बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखती है ना मैम, तो मतलब ये जो बॉन्डिंग रहती है क्लोज, एक दूसरे के साथ प्यार रहता है जैसे एक मदर का अपने चाइल्ड के लिए होता है। तो जब सीपिया उस स्टेट में चली जाती है ना, तब उसको लगता है कि जो वो ममता से भरी हुई थी तरह से, वो अब बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, वो खाली हो गई है। जी मैम, खाली आप हो कंटिन्यू। गई। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ मैम, एक रूब्रिक आपने बताया रैंकिंग अल्फा टाइप, उसका मतलब क्या है? देखियो, अल्फा रैंकिंग अल्फा टाइप मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो हॉटी भी होती है, ठीक है, कंटेंचुअस सेंसोरियस भी होती है, अपने डियरेस्ट फ्रेंड को भी, मतलब एक अपनी, ज़रूरी नहीं है कि सेपिया हमेशा पुअर होगी, एक अपनी आइडेंटिटी वाली, जैसे कैथरीन सर ने भी लिखा ना, इंडिपेंडेंट कैरियर वुमन भी हो सकती है। तो वहाँ पे वो अल्फा टाइप हो सकती है कि रैंकिंग अल्फा मतलब आप एक सुपीरियर लेवल पे हो, आपका एक स्टेटस है, ठीक है। एक आइडियल महेश चंद्रा सर ने एक एग्जांपल दिया था एक वीडियो का, कि वो पूरा वो वीडियो अगर मुझे मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी। तो वो क्या करती है ना, पूरा अपना घर बनाती है एक आइडियोलॉजी के साथ। तो एक आइडियोलॉजी के साथ एक आप एक अच्छी पोजीशन पे हो और आपका अच्छा बिहेवियर है, तो वो एक आप अल्फा रैंकिंग में आ जाते हो। अल्फा रैंकिंग मतलब गुड, बेस्ट वाला रैंकिंग। तो वैसी भी सेपिया हो सकती है। बाकी मुझे डिटेल में नहीं पता। पवीन सर प्लीज अगर कुछ ऐड कर सके आप इसके बारे में। जी मैम, अल्फा मतलब वही होता है जो, मतलब जैसे अभी एनिमल्स रहते हैं, झुंड में रहते हैं, तो जो उनको लीड करने वाला होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वही लीड करता है। तो ये जो सीपिया है, जैसे आज का केस भी हमने देखा, तो ये जो फीमेल एथलीट होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मतलब स्टेमिना होता है उनमें, तो वैसा सीपिया भी आपको मिल सकता है। तो पोलैरिटी मिलती है ना हमको हर मेडिसिन में, तो बहुत स्ट्रांग फिजिकली मेंटली भी सीपिया हमको मिल सकती है। जो दौड़ने वाले जो एथलीट रहते हैं, कितना उनका स्टेमिना होता है, कितनी फिटनेस होती है बॉडी की, तो उस तरह से भी हमको सीपीए मिल सकता है कि बहुत हायर लेवल का प्लेयर हो, बहुत अच्छा प्लेयर हो, अच्छे मेडल लाने वाला प्लेयर हो, तो इस तरह भी हो सकता है। मतलब केस में इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं सर? मतलब कैसा सिम्टम देखेंगे तो हम लोग लेंगे ये रूब्रिक को? ये केस में वैसे मैंने मॉर्बिडिटी अप्लाई नहीं किया। हाँ सर बोलिए। नहीं मैम, आप कंप्लीट कीजिए। मैं बस ये कह रही थी कि ये केस में मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट जहाँ पे हमें लगे कि सेपिया वाला पिक्चर है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट वुमन के तौर पे एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने वाली और एक लेवल पे पहुंच के वो लेडी आपको लग रही है, तो वहाँ पे आप उसके लिए ये वाला, बट मुझे लगता है ये रूब्रिक हम रेट्रो में ले तो ज़्यादा अच्छा है। प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं हो सकता ये अल्फा वाला। रेट्रो में आप अप्लाई करो तो आई होप, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक हो सकता है। अल्फा में कैसा यस होता है मैम कि अल्फा में वो ग्रेट पर्सन है, मतलब इंडस्ट्रियल वगैरह रहती है ना वो लेडीज, जो अपना सब कुछ दाव पर लगा के वो एम्बिशियस होती है, इंडस्ट्रियस होती है, तो वो क्या हो जाती है कि उसके एम्बिशन के थ्रू सब इधर ड्राइव हो जाती है, लेकिन वहां पे वो अल्फा हो जाती है। जैसे कि एक आधा मेल है, वो बहुत अपना एम्बिशन है, और एम्बिशन के तरह क्या करता है कि वो उसका प्यार वगैरह सब कुछ, वो जैसे आपने बताया कि हॉलो चेस्ट, उसका चेस्ट हॉलो हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पे ये कर देती है पूरा, मतलब अपना पूरा जो कुछ अपनी लगन बोलो, अपना प्यार बोलो, पूरा उसका पैशन वहां पे लगा देती है वो। और यहाँ पे ड्राइव होते अपन देखते हैं, समझो इंडस्ट्रियल कुछ स्त्रियां है जो कि कुछ कंपनी की सीईओ है, लेकिन उसका फिर कुटुंब में, उसके फैमिली में वो प्यार नहीं रहता उसका। वो अल्फा मतलब अपन बोलते हैं ना टॉम बॉयज जैसी हो जाती है, उसका कपड़े पहनने का अंदाज वैसे हो जाता है, उसके बोलने का अंदाज वैसे हो जाता है, उसका वो डोमिनेंस आ जाता है, तो अल्फानेस उसमें आ जाती है उसके एम्बिशंस थ्रू, तो उसको वहां पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं शायद। यस सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया। और मैम ये इंट्यूटिव
और जो है इंट्यूटिव टू वीकनेस ऑफ अदर्स, इसका मतलब क्या है? इंट्यूटिव मतलब आपको एक अंदाजा हो जाता है कि सामने वाले मतलब सिचुएशन का या इंसान का। इंट्यूटिव हम बोलते हैं ना, इंट्यूशन होता है, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि आज कुछ होने वाला है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ये इसको बहुत मॉर्बिडली इंट्यूशन होता है, ये इंट्यूटिव मेडिसिन है। और अगर हम जो बुक है एक, उसमें सेपिया को है ना विच की तरफ लिखा हुआ है कि विच है ना, ये चंद्रा सर ने भी हमें समझाया था कि विच जो होती है वो दो, उसके अंदर एक स्पेशल पावर होती है। तो वो स्पेशल पावर वाला इंसान आपका बुरा भी कर सकता है और आपका अच्छा भी कर सकता है। तो इसके अंदर वो पावर होती है कि वो चीज़ों को भाप लेती है। तो अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो तो आप एज ए प्रिकॉशन आप अपने आईपीआर को बचा भी सकते हो और आप उसको बिगाड़ भी सकते हो। एक मिनट, हाँ, अगर चार्जिंग ला दो। तो यस ये चीज मैम, रहती थैंक है, यू। ये वो वीकनेस ऑफ अदर्स में रहती है कि उसको पता है कि वीकनेस है। तो दोनों तरह से वो, इसका चार्जिंग ला, वो दोनों तरह से करेगी। या तो हो सकता है कि आईपीआर अगर उसको ज्यादा परेशान कर रहा है तो वो वीकनेस जान के उसको कैसे बदला लेना वो करेगी। या हो सकता है कि अगर बहुत प्यार करती है और आईपीआर को कहीं तकलीफ है, उसको पता चला कि भाई मेरा बेटा ये चीज नहीं कर सकता है, तो फिर वो एक तो वो इंट्यूशन को देख के कि हाँ ये मेरे बेटे की कमी है, तो उसको जान के उसको कैसे डील करना है वो समझ जाती है सेपिया। यस मैम, हेलो, थैंक यू मैम। किसी का कुछ और क्वेरी? जी बताइए प्लीज, कोई क्वेरी है? केस में आप बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने अल्फा पकड़ को एक्सक्लूसिव में ही ले सकते हैं कि? नहीं मैम, थोड़ा सा अलग होगा। एक्सक्लूसिव में भी 5-6 मेडिसिन है, अल्फा में भी 4-5 ही मेडिसिन है। बट एक्सक्लूसिव जो होता है ना, वो हमें फील आता है कि ये बंदा एक्सक्लूसिव है और वो उसकी बातें भी उस तरह से होती है। लेकिन अल्फा रैंकिंग है, मतलब उसका पूरी पर्सनालिटी ऐसी होती है, वो उसकी पर्सनालिटी है। एक्सक्लूसिव वाला आप रूब्रिक पकड़ सकते हो क्लिनिक में भी, रैंकिंग वाला अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। तो एक्सक्लूसिव मतलब किसी के पास नहीं है वो मेरे पास है। एक्सक्लूसिव हीरा, एक्सक्लूसिव ड्रेस, एक्सक्लूसिव कुछ होता है नहीं, ना। जैसे अल्फा में भी तो वो अपने आप को उस तरह की तो समझता है ना कि मैं मतलब कि समझना काफी समझना अच्छा हूँ, मतलब कि ऐसा तो आता ही है ना। हाँ, मतलब नियर बाय है मैम, लेकिन समझना नहीं है। एक्सक्लूसिव टू तो उसको लगता है मैं बहुत एक्सक्लूसिव हूँ, तो आपको पेशेंट भी कुछ ऐसे वर्जन दे सकता है। रैंकिंग अल्फा मतलब वो बंदा, जैसे सर ने भी बताया ना कि एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम उनको रैंकिंग अल्फा अल्फा रैंक अल्फा बीटा गामा, जैसे बहुत अच्छा है तो उसको अल्फा देंगे, फिर बीटा, फिर गामा, फिर इस तरह से होता है। मतलब वो पर्सनालिटी पे होता है। तो ग्रेडेशन हो गया ना उनकी पर्सनालिटी वाइज। हाँ, तो बहुत अच्छे से, जैसे सर ने, दत्तात्रेय सर ने जो एग्जांपल दिया कि आप ऑफिस में हाँ एक हाँ सीईओ के पोस्ट पे हो, है ना, तो वहां पे हाँ। आपने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बना दिया है कि आप अल्फा रैंकिंग में हो, स्ट्रांग हो, सब कुछ हैंडल कर सकते हो, वहाँ एक्सक्लूसिव कम आएगा। ओके, थैंक यू। Thank you. एक्सक्लूसिव तो बंदा घर में बैठा है, खुद को समझ रहा है, वो भी हो सकता है कि मैं कुछ खास हूँ। एक्सक्लूसिव यस।
एक्सक्लूसिव जी छोटी और छोटी बातों में बताइए। भी होता है मैम, छोटी छोटी बातों में भी एक्सक्लूसिव होता है। मतलब जैसे कि मेरे पास ये कमल का झाड़ है, मेरे पास ही है, मतलब ऐसा झाड़ किसी के पास नहीं, तो इसमें अल्फा रैंकिंग की कुछ जरूरत नहीं रहती। या समझो एक आध स्त्री बोलेगी कि मेरे पास ये मलमल की साड़ी है या ये हार है, तो वो उसको डेल्यूजन रहता है, उसको समझ रहती है कि मैं आई एम द एक्सक्लूसिव, मेरे पास जो है तो दूसरों के पास नहीं है। मतलब इसका बेटा BHMS को लगा और दूसरे का MBBS को भी लगा, तो इसको लगेगा कि नहीं नहीं मेरा है तो फिर एक्सक्लूसिव ही है, मतलब ये भारी है, उससे ये फीलिंग रहती है। और अल्फा सबको दिखेगा कि ये अल्फा है बाबा, ये सब रैंक उसकी कंसिडर करते हैं कि ये बहुत बड़ी पोस्ट को है। वैसा एक्सक्लूसिव खुद को समझता है ज्यादा और दिखाने का प्रयास करता है, अल्फा दिख जाती है। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने मीनिंग डाला है अल्फा मेल का, आप देख सकते हैं। जी और बताइए। तो ये जो सीपिया है ये हमारी ब्रेड एंड बटर रेमेडी है। बहुत केसेस आते हैं हमारे पास। तो आज का जो श्वेता मैम का ये सेशन हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो केस था थोड़ा हटके था। जैसी पैथेटिक पुअर सीपिया को हम देखते हैं उस तरह का ये सीपिया नहीं था। तो हमको हमेशा अनप्रेजुडाइज रहना चाहिए और जो केस आता है उस केस को उसकी कैसे एवोल्यूशन हुआ है, कहाँ से वो आ रहा है ना, सोसाइटी में कहाँ से आ रहा है, तो उस हिसाब से कई सारी चीजों को हमको कंसिडर करना होता है। तो सच में मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। और जो सीपिया के बारे में आपने डिटेल में बताया है, जो हार्ड वर्क किया है इसके लिए, और हर तरह का फैसेट आपने एक तरह से कवर करने की कोशिश की है कि इस तरह का भी सीपिया हो सकता है, इस तरह का भी सीपिया हमारे पास आ सकता है। तो वंडरफुल सेशन मैम। हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार आज के इस शानदार सेशन के लिए, और बहुत सिंपल तरीके से आपने सब बताया है। थैंक यू थैंक सो यू मच मैम। सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और सबको थैंक यू। पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा रहा। मोस्टली सबने सीपिया क्रैक कर ही लिया था, बट वही इंटेंशन था मेरा कि कॉमन मेडिसिन के भी हमारे पास इतने फैसेट होते हैं, तो हम लोग अनकॉमन के साथ कॉमन को नहीं भूलना है हमें, क्योंकि कॉमन से ही हमारा ब्रेड एंड बटर होता है, उसी से हमारा क्लिनिक चलता है। और उसी की अगर अलग अलग फैसेट को हम समझ लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा इजी रहता है प्रैक्टिस में। तो इसलिए मैंने शेयर किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू परवीन सर। जी मैम। मेरा जो मेडोराइनम का सर केस था ना, वो भी कुछ इस तरह का था कि जैसा मेडोराइनम के बारे में हम पढ़ते सुनते हैं ना, उससे डिफरेंट थोड़ा अथॉरिटी टू एक्सेप्ट वाला जो रूब्रिक था उसमें ना, कि वो बिल्कुल भी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन हम प्रेजुडाइज होते हैं तो वो मिस हो जाते हैं। तो हमको कोशिश करना है कि हमको प्रेजुडाइज नहीं होना है। तो श्वेता मैम का आज का केस और उनका सेशन हमको एक बार फिर से ये अलर्ट करने के लिए, सावधान करने के लिए है कि हमको प्रेजुडाइज नहीं होना है। तो आप सभी इवन के इसकी पार्टिसिपेशन। जी मैम। इसकी स्माइल देख के मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी कि यार इतनी हंसती हुई सेपिया कैसे, इतनी अच्छी मोटी ताजी सेपिया कैसे हो सकती है। तो मैं खुद सेपिया आ रही थी चार्ट में, लेकिन उसको इग्नोर कर रही थी। बट फिर जब ठीक हुआ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ हमने एक अलग चीज देखी। बहुत कॉमन है, सेपिया के बहुत सारे केसेस मिलते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमारी मेडिसिन की सही होनी चाहिए बस। जी मैम। अगर मैम आपका आपने क्या दिया था पहले, दो मेडिसिन? मैंने बताया ना, मैंने पहले फाल्को भी दिया था, क्योंकि ये हंस रही थी ना जिस तरह से, तो मुझे लगा कि हाँ ये तो मतलब स्ट्रॉन्ग लेडी है, और इस तरह से गुस्सा वगैरह देख के
फिर पल्सेटिला दिया था कि ये मैनिपुलेट कर रही है शायद, पेनिंग कर रही है शायद, क्योंकि माइग्रेन में थोड़ा सा हम सोच सकते हैं ना कि कितना हो रहा है हमें नहीं पता, मैं सो जाती हूँ जाके, काम का थोड़ा सा इसको था कि नहीं करना है, तो हम जैसे बोलते हैं ना कि सीपिया काम करती हुई ये मिलेगी, लेकिन इसका अगर आपने मैंने ऑडियो शेयर किया है तो सास को बोलती है मैं तो सो जाती हूँ, तुम भी सो जाओ, तुमको किसने मना किया है। मतलब इसका ये था कि अपनी मस्ती में मस्त वाली सेपिया थी ये, और इसके अंदर जो गुस्सा था ना वो अगर हम रेट्रो में सोचे, हमें लगता है कि सेपिया तो चिड़चिड़ी और ऐसी डिसकंटेंटेड होती है और इतना, लेकिन आप सोचो आपको अपनी मर्जी से जाने नहीं दे रहे, आपने MBA कर लिया लेकिन जॉब नहीं करने दे रहे, फिर उसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड के साथ लव मैरिज किया, लेकिन फिर भी हस्बैंड बाहर रहता था तो इसको अकेले बच्चे को बड़ा करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इसके साथ गलत हुआ है। तो ये चीजें होती हैं जो हमारे अंदर गुस्सा अंदर अंदर दबते रहता है, एंगर सप्रेस में भी सेपिया है, तो वो चीजें अंदर अंदर गुस्सा, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं या बहुत चिड़चिड़े होते हैं, उनका अगर हम बैकग्राउंड देखें ना तो वो उनके अंदर इतनी सफरिंग होती है और वो रिएक्ट नहीं कर पाए होते हैं, तो फिर एक लेवल के बाद वो ओवर हो जाता है, क्योंकि इतना कुछ सहा बचपन से वो इकट्ठा होते गया, फिर एक लेवल के बाद छोटी सी चीज भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसका भी जो रिएक्शन आता था, ये खुद को मारती थी, चीजें फेंकती थी या बच्चों को मारती थी, तो वो एक लेवल के बाद का फ्रस्ट्रेशन था। तो अगर हम थोड़ा सिंपैथेटिक होके देखें ना पेशेंट को कि ये क्यों इतना गुस्सा कर रहा है, नॉर्मल अगर उसकी अपब्रिंगिंग ठीक है, उसको लाइफ में आगे सब कुछ ठीक मिला है तो इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, वो पेशेंट्स बहुत काम होते हैं, लेकिन जो गुस्से वाले होते हैं उनके बेस में हमें कुछ ऐसा डिससेटिस्फेक्शन वाला मिलता है कि उसकी वजह से वो लोग ऐसे हो जाते हैं। तो ये चीज मुझे बाद में समझ में आई कि ये क्यों इस तरह से ऐसी हो रही है, क्यों इसको इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है और ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है, तो वो सारी चीजें मेरे साथ मैंने रिलेट की, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेडिसिन के भी बहुत अलग तरीके हो सकते हैं। हम सिर्फ गुस्सा देखते हैं कि नक्सवामी का है, गुस्सा करता है, ऐसे नहीं गुस्सा करता है, लेकिन सबके गुस्से के पीछे का वाई हाउ अलग होता है, तो हम पूरा अगर मैच करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि होम्योपैथी कैन डू वंडर्स अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो। यस मैम, जी थैंक यू मैम। ओके सर, तो आज के इस शानदार सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच।